अगर अच्छा। आपने जिम लगाया, लग्जरी जिम लगाया, आपने बाइक की मशीन है 70 लाख की, आप 6 महीने के बाद उनको 20 लाख की भी नहीं बेच पाओगे। 70 लाख की मशीन है 20 लाख में भी नहीं बिकेंगी 6 महीने बाद। फिटनेस इन्फ्लुएंसर को जब हम यूट्यूब पे देखते हैं तो हमें लगता है ये दिन भर जिम में ही रहते हैं क्या, दिन भर एक्सरसाइज ही करते रहते हैं क्या, क्या लाइफस्टाइल होती है? लाइफ सोशल मीडिया की होगी है छोटी, एक इन्फ्लुएंसर की, तो वो एक समय के लिए तो आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। कोई भी ब्रांड साइन करेगा आपको 1 साल कर लेगा, 6 महीने कर लेगा, दूसरा ब्रांड कर लेगा, तीसरा। ब्रांड्स भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि ये 16-18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे आ रहे हैं रिप्ड बॉडी के साथ, वो सब नेचुरल नहीं है। बॉडी बिल्डर तो एक भी नेचुरल नहीं है, एक भी नेचुरल नहीं। बॉडी बिल्डर एक भी नेचुरल नहीं है जो कम्पीट करता है। अच्छा। अगर आप कहोगे कि वो कोई बड़े प्रतिष्ठित बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं और जीत रहे हैं, वो नेचुरल है, हाँ। वो खुद ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इवन आर्नोल्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर बीमारी का इलाज। नौकरी अच्छा। सिर्फ पुलिस वाला नहीं करता ना, फौजी या पुलिस वाला नौकरी नहीं करता है, उसके साथ में उसका परिवार भी नौकरी करता है। क्या वर्दी में वीडियो बनाना अलाउड है? हाँ। अभी एक गाना फेमस हुआ है लाल परी करके, उसमें एक लाइन है पंजाब पुलिस को लेके, पुट्स योर हैंड्स अप पंजाब पुलिस करके, कुछ ऐसी लाइन है अच्छा, उस गाने में। Freeze, put your hands up and freeze, I'm from Punjab police. तो उसमें बहुत सारी रील बन रही है, अब यूनिफॉर्म में बन रही है वो रील। अब ये नहीं पता वो पुलिस वाले अब हैं ये नहीं पता है वो एक्टर है या पुलिस में है। सत्तू से बॉडी बनाई जा सकती है। अगर मेरे पास पैसे हैं और मुझे गोल जल्दी अचीव करना है, अच्छा इंटेक करना है अपना प्रोटीन का, तो मैं वे प्रोटीन लूंगा। अगर मेरे पास पैसे कम है, प्रोटीन थोड़ा मिल जाएगा, तो मैं सत्तू पे चला जाऊंगा। आज हमने बात करा है रूबल धनकर साहब के साथ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, रोडीज में रह चुके हैं, प्लस इनकी खुद की लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। एक फेस, आधा फेस पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गया था और जिम की वजह से वो कैसे रिकवर हुआ, इनकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई, प्लस फिटनेस इन्फ्लुएंसर का डार्क साइड, प्लस फिटनेस और जिम के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी हैं रूबल साहब से। तो आज का पूरा पॉडकास्ट रूबल साहब के नाम। तो रूबल धनकर भैया, जी सर। सबसे पहले ये बताइए कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, पुलिस में भी देखा है आपको, जी। रोडीज में भी रहे हैं आप। अभी इन दोनों कौन सी लाइफ आप पूरी तरीके से जी रहे हैं? सर पूरी तो मैं पिता की लाइफ जी रहा हूँ फिलहाल तो। बाप की, क्योंकि हाँ। हमने अपने पिता का टाइम बहुत मिस किया है। हाँ हाँ। तो वो कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे ना करें। ये कैसे? ये पुलिस की जॉब में ऐसा होता है ना कि जब बहुत सारे रिसोर्सेज कम होते हैं पहले, वाहन नहीं थे लोगों के पास, तो जॉब पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पापा जब थाने में होते थे तो जब सुबह वो सोते हुए मिलते थे हमको, हम स्कूल चले जाते थे। जब वो हम स्कूल से आते थे तो हम सो जाते थे, तो वो रात को उसके बाद आते थे। कभी त्योहारों पे ना मिलना, कभी शादियों में मिस हो जाना, तो बहुत गैप रहा है, मतलब मिल नहीं पाते। तो मैं कोशिश करता हूँ वो गैप मेरे साथ बच्चों का ना हो। रोज का टाइम देते हैं आप कितने घंटे? जितना दे सकूं। अभी 1 महीना पूरा छुट्टियों में दिया मैंने। हाँ। और अभी भी कोशिश करता हूँ कि चाहे वो जिम के बहाने, चाहे वो खेलने के बहाने, स्पोर्ट्स के बहाने, उनका साथ रहूं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर को जब हम यूट्यूब पे देखते हैं तो हमें लगता है ये दिन भर जिम में ही रहते हैं क्या, दिन भर एक्सरसाइज ही करते रहते हैं क्या, क्या लाइफस्टाइल होती है? नहीं, हर इंसान की अलग लाइफस्टाइल। अगर आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बात करोगे, अगर मैं अपने बारे में बताऊं दूसरों के बारे में, तो मेरी तो अलग लाइफ है। ठीक है। कि मतलब मुझे जिम जाना है, डिसिप्लिन है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद की लाइफ भी है। जिम हम लाइफ के लिए तो कर रहे हैं, लाइफ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए ना उससे। जो सिर्फ जिम जा रहे हैं और खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो वो गलत ट्रेंड में है। क्योंकि आज तो इन्फ्लुएंसर हैं, जब इन्फ्लुएंसर नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे? ओके, तो आप ये मान के चल रहे हो कि कल को कभी इन्फ्लुएंसर नहीं रहेंगे? मैं तो बहुत पहले से कहता हूँ ये तो चेरी ऑन केक है। आप इन्फ्लुएंसर हैं और अच्छा कर पा रहे हैं तो ये चेरी ऑन केक है। लेकिन प्रॉपर इस पे डिपेंड होना, लाइफ को छोड़ देना या लाइफ में डिसिप्लिन ना लेके आना, वो गलत है। तो इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? मैं इसके अलावा सर बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करता हूँ जिसमें मुझे खुशी मिले। क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, बॉडी बना रहा हूँ, तो एक पार्ट ऑफ हो गया। दूसरा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है मेरे माँ बाप भी ग्रो कर रहे हैं एज में। तो जब बच्चा छोटा होता है, जो मैंने मिस किया है वो माँ बाप मिस ना करें वो उम्र में, वो भी चीजें करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनके साथ समय बिताऊं, बच्चों के साथ नई नई चीजें सीखूं। मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक है। ओके, जैसे वो करूं, नई नई कहानियां पोर्ट्रे करना, वो सीखूं, जो भी चीज मतलब कर सकता हूँ। बिजनेस में भी हाथ आजमा रहा हूँ, आजकल फाइनेंस भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता हूँ। तो सब चीज करने की है। तो रेवेन्यू सोर्स के लिए क्या ऐड कर रहे हैं? रेवेन्यू के लिए फिलहाल तो जॉब से पहले तो जॉब थी मेन, उसके अलावा जिम है, और मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ। बहुत सारे सैकड़ों हजारों बच्चों को गाइड करता हूँ, ठीक है, वो है। और 2 छोटे छोटे बेबी ब्रांड है मेरे,
जिनके सहारे घर चल रहा है वो है, और भी एक दो काम कर लेता हूँ थोड़े थोड़े। ओके, हालांकि ये सवाल मेरा आगे था, लेकिन चलो अभी आगे पूछ ही लेता हूँ कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जैसे कई सारे हैं, क्या क्या नॉर्मली ऑप्शंस होते हैं? नॉर्मली सबके पास ऑप्शंस होते हैं कमाने के सोर्सेस। देखो, एक तो हमको सबको दिखता है कि यूट्यूब से आता है, हाँ, दूसरी ब्रांड डील भी आती होगी, हाँ ब्रांड। और क्या क्या होते हैं? देखिए सर, पता है मुझे ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में हीरोइन की लाइफ होती है ना, आपने देखा होगा कि बहुत कम पीरियड के लिए वो मेन स्ट्रीम में मेन लीड करती हैं। मुझे ऐसा लगता है फिटनेस इन्फ्लुएंसर की लाइफ भी वही है। क्योंकि एक इंजरी आपकी लाइफ को ना इधर से उधर हिला सकती है। ओके, क्योंकि मान लो, मैं शरीर का क्या भरोसा है ना, कल का कोई भरोसा नहीं है। कोई भी एक ऐसी इंजरी आ जाए जिसमें मेरा पैच आ गया कि 5 से 6 महीने में अनफिट हो गया, या कोई सर्जरी हो गई या इंजरी होगी, उस टाइम पे मैं कंटेंट तो डिलीवर कर नहीं सकता। अब ये कोई मशीन, ये कोई आदमी तो हैंडल कर नहीं रहा। अच्छा जी, रूबल को इंजरी लगी है, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद आएगा तो मैं करवा दूंगा इसको। अब ये है एल्गोरिथम, और इतनी फास्ट पेस पे चल रहा है दौर कि 6 महीने तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, 3 महीने 6 महीने, मतलब यहाँ पे लोग 3 दिन भी गैप नहीं दे सकते, ऐसा ट्रेंड चल रहा है फिलहाल। नहीं तो कोई और कवर कर जाएगा आपको। सबसे बड़ा तो ये है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। अब आपने पूछा है कि इनकम का सोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को अलग अलग कर लेते हैं। वो एक अलग लीग है और फिटनेस एक अलग लीग है। तो फिटनेस के जरिए कमाई, सर यूट्यूब मोनेटाइजेशन फिटनेस में इतना नहीं है, क्योंकि व्यूज नहीं है ना उतने। अच्छा, आप जब नीश पकड़ लेते हो, हाँ, देखो आपके बारे में कहूंगा, आपने पैसे, आप फाइनेंस करते हो, पैसा सबको चाहिए, ठीक है, तो मैं भी देख लेता हूँ, मैं फिटनेस वाला हूँ। कोई बुजुर्ग भी देख लेता हुआ रिटायरमेंट के बाद क्या करूं। कोई बच्चा, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं आजकल बच्चे भी, बहुत जल्दी एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, वो देख लेते। फिटनेस के बारे में एक बहुत लिमिटेड तबका है कि वही देखेगा। आज से 10 साल पीछे जाओ तो फिटनेस की नॉलेज बहुत कम थी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या कहीं भी, तो लोग देखते थे। हमारे ही व्यूज मिलियंस में आते हैं फिटनेस के ही, लेकिन अब वो डाटा सैचुरेटेड हो गया। बाइसेप्स बनाने के लिए कोई ऐसी साइंस तो आई नहीं है अभी, वही एक्सरसाइज 10 साल पहले थी, वही थी, लॉजिक भी वही है, ओल्ड स्कूल हमेशा से बेस्ट रहा है। तो व्यूज उतने नहीं है। अब व्यूज उतने नहीं है तो मार्केटिंग गिमिक है, बहुत सारी चीजें। नेटी और नोट आपने सुना होगा, क्या क्या बोले? नेटी और नोट आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि नहीं पता मुझे क्या है। नेटी मतलब कि मैंने इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन मेरी बॉडी जो है, मैंने कोई केमिकल यूज नहीं किया है या कोई कंपाउंड यूज नहीं किया है या आर्टिफिशियल चीजें यूज नहीं किया, मैं नेचुरल हूँ। ठीक है, ऐसे बच्चे आ रहे हैं, वो कंटेंट चल रहा है कि देखना पसंद करते हैं लोग, और इसके सहारे उनका थोड़ा व्यूज शुरू में जनरेट होता है अच्छा, लेकिन रिवेन्यू मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपैरिजन करें तो बहुत कम है फिटनेस पे, यूट्यूब पे। फिर आती है ब्रांड डील। लाइफ सोशल मीडिया की होगी छोटी, एक इन्फ्लुएंसर की, तो वो एक समय के लिए तो आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी ब्रांड साइन करेगा आपको, 1 साल कर लेगा, 6 महीने कर लेगा, दूसरा ब्रांड कर लेगा, तीसरा। ब्रांड्स भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये भी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई कि प्रमोशन कैसे करना है। यूजीसी कंटेंट ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। यूजीसी कंटेंट मतलब? जैसे मैंने अपनी वीडियो बना के ब्रांड को आपको डिलीवर कर दी, मेरे पेज पे नहीं गई है वो, ठीक है, आपने उस पे एड रिवेन्यू लगाया, उसको बूस्ट कर दिया, ठीक, तो पैटर्न चेंज हो रहा है। 5 साल पहले कुछ और पैटर्न था मार्केटिंग का, पहले कुछ और तरीके से लोग करते थे, ठीक है, अभी कुछ और तरीके से कर रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में एआई बहुत एडवांस हो जाएगा तो कुछ और तरीके से भी होगा, ठीक है। तो अलग चीज, अलग दौर चलता रहता है। तो ब्रांड डील्स भी आगे भविष्य में फिटनेस के लिए कम हो जाएगी, ठीक। फिर आती है कि कोर्सेज वगैरह, जैसे मैंने भी एक कोर्स डिजाइन किया है जिससे मैं हेल्प कर सकूं कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर कैसे लाइफ में मतलब सस्टेन रहे और ग्रो कर सके और पैसे भी कमा सके, ठीक है। कोचिंग आती है, हाँ। और उसके अलावा कोई छोटा मोटा अगर बिजनेस साथ में डेवलप कर ले, हाँ, तो वो हो सकता है बस, और तो मुझे लगता नहीं कुछ। लेकिन मैंने ज्यादातर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखा है जिम स्टार्ट करते हैं। आपका भी जिम है? मैंने जिम पहले स्टार्ट किया था, इन्फ्लुएंसर में बाद में बना था। अच्छा, ओके। क्योंकि मुझे जो चीज इन्फ्लुएंसर बनने के लिए चाहिए वो तो मैं 22 साल से वही तो कर रहा हूँ, ओके। मतलब मैं तो सोशल मीडिया पे बाद में आया हूँ, पहले टीवी पे आया था। तो क्या जिम से क्या मार्जिन रहता होगा जिम में? अगर मैं सर बिजनेस के बारे में, कितने का इन्वेस्टमेंट होता है, कितनी कमाई हो जाती है? मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी 2-3 साल 2020 के बाद से थोड़ी सी स्ट्रगल में एज ए एंटरप्रेन्योर, स्पेलिंग नहीं आती पर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें स्ट्रगल चल रही है 5 साल से सीखने की।
तो जहां से मैं देखता हूँ ना कि दुनिया के 5 ऐसे बिजनेस है जिसमें सबसे बड़ा लॉस है, लॉस मेकिंग बिजनेस मैं मानता हूँ। हाँ। उसमें पहले नंबर पे आता है रेस्टोरेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है जिम। कैसे? सपोज करिए मैंने एक हाई क्लास बढ़िया जिम खोला जिसमें सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट लगाया। अच्छा, वो अच्छा की डेफिनेशन क्या है? कितना अच्छा की लगभग होता definition होगा? मतलब अगर आप सिटीज टू सिटीज है, हम्म। अगर रूरल एरिया में खोल रहे हैं तो आप वहाँ का रेंट हो गया, हम्म। वहाँ की लोकेलिटी होगी, उसके हिसाब से जगह होगी, हम्म। और उसी हिसाब से इक्विपमेंट आप बाय कर रहे हो। बट सबसे महंगा तो इक्विपमेंट ही होता होगा। सबसे महंगा मुझे लगता है रेंट है। रेंट ज्यादा महंगा इक्विपमेंट से? अब सपोज करिए कि आप, मैं जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे मैं एक 2000 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट रेंट करूँ ठीक है। जगह, तो मुझे 6 महीने का एडवांस देना है। हाँ। और मिनिमम से मिनिमम एक सिटी में अच्छी जगह पे क्या रेंट होगा? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नोएडा में मुझे पता नहीं कितना, पर 1 लाख से 2 लाख से ऊपर होगा। और एरिया भी कम से कम 3000 स्क्वायर फीट तो लेगा आदमी। अगर आपको अच्छा जिम बनाना है, अच्छी जगह पे बनाना है, तो मिनिमम आपको एरिया 3 से 4000 स्क्वायर फीट चाहिए, ठीक है। एक अच्छा जिम हाँ, बनाने हाँ। के लिए। तो उसका रेंट देख लो आप, कमर्शियल बिल्डिंग का, हम्म। उसको 6 महीने पहले आपको एडवांस देना है। मतलब अगर नोएडा वेडा की बात करें, ठीक ठाक एरिया नहीं, ठीक ठाक से भी कम देखा जाए तो 3 लाख रुपए के आसपास का महीने का 3 रेंट लाख होगा। बेसिक रेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये 4000 स्क्वायर फीट के सबसे कम रेंट बता रहा हूँ। हाँ। अगर और 6 महीने का मतलब 18 लाख रुपए पहले दे दो। ये तो पहले हो गया। हम्म। 18 लाख के बाद अब आपको इंटीरियर पे करना है पैसा खर्च, जैसा आपका इंटीरियर वैसे आप पे क्लाइंट, क्योंकि सोशल दुनिया ज्यादा है और रियल दुनिया कम है। हाँ, वीडियो में अच्छा दिखना चाहिए। वीडियो में अच्छा दिखना चाहिए। हम्म। हम भी अगर कोई वीडियो बना रहे हैं तो हम उसमें कोशिश करेंगे ना कि हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा हो, तो हम्म। वो भी, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे वेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो कभी रिकवर नहीं होती। हाँ। अभी अगर आपने ये हो गया, रीसेल में उसको बेच भी नहीं सकते। अभी जैसे ये इन्वेस्टमेंट लगा दिया, इसके बाद आपने इक्विपमेंट बाय किए, हाँ। जैसे ही गाड़ी शोरूम से निकलती है 30% डाउन होता है। इसमें उससे भी ज्यादा डेप्रिसिएशन है मशीनों में। अगर अच्छा। आपने जिम लगाया, लग्जरी जिम लगाया, आपने बाय की मशीन है 70 लाख की, आप 6 महीने के बाद उनको 20 लाख की भी नहीं बेच पाओगे। 70 लाख की मशीन है, 20 लाख में भी नहीं बिकेंगी 6 महीने बाद। ओके। तो आप 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया इसी जगह पे। हाँ। अब आपने जिम शुरू किया है। हाँ। मतलब 1 करोड़ रुपए तो डे 1 पे चले गए। 6 महीने का एडवांस भी तो दिया ना। हाँ हाँ हाँ। अब आपने सैलरी पे लोग भी रखे हैं, हाँ। रिसेप्शन भी रखा है, सेल्स वाले भी रखे हैं, वो भी हाँ। रखे हैं। उसके बाद आपने मेंबरशिप बेचनी शुरू कर दी। अब जैसे आपने मेंबरशिप बेची, 6 महीने आपने मेहनत करके, अभी तो ब्रेक इवन भी नहीं हुआ ना, 6 महीने में आपने मेहनत की होगी, इतने में थोड़ी ही दूर पे एक जिम और खुल गया। तो ये स्ट्रगल अलग। अब आदमी तो उतने ही है ना आस पड़ोस में, तो ये स्ट्रगल बहुत है उसमें। और अगर किसी कारणवश किसी भाई का या किसी बहन का जिम नहीं चलता है तो रीसेल 0 है। जो पैसा लगाया है ना वो रिकवर। तो ब्रेक इवन पे लाना सबसे मुश्किल टास्क है इस बिजनेस का। मैं ये नहीं कह रहा खराब है बिजनेस, लेकिन आप देखो कोविड से बाद में कितने लोग, हम कितने परेशान हुए हैं। जो रूरल जिम है वो अच्छा वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वहां पे रेंट कम है, वहां पे एक ही आदमी जिम चला लेता है ना। छोटे जिम का एक डार्क साइड मैंने सुना है कि अब रीजन पता नहीं, अब सर्वाइवल मुश्किल होता होगा जिम का या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ट्रेनर्स या जो ओनर्स होते हैं वहाँ के फेक सप्लीमेंट्स का प्रेशर बनाते हैं लोगों पर। नहीं, देखो सर, आज के टाइम में कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। नहीं, अगर वो खुद ही, जो कस्टमर है जो आजकल बहुत एडवांस हो गए, आप यकीन मानो कि कुछ बेचना बहुत मुश्किल है। मतलब लेकिन फिर भी जो नए नए लड़के आते हैं 18-20 साल के, कभी स्टेरॉइड, कभी सप्लीमेंट, कभी कुछ, वो बच्चों की गलती है, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन क्या प्रेशर होता है? बताया जाता है कि ले लो? ऐसा नहीं होता। आज की लाइफ बहुत तेज भाग रही है ना। अब सबको हिट होना है, सबको फेमस होना है, सबको अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन उस पर टाइम नहीं देना। अब आपने मुझे देखा 2016 में, लेकिन मैं तो 2002 से जिम कर रहा था। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे डाइट के, मेरे पास तो जिम की मेंबरशिप के 150 रुपए मिलते हैं महीने के। ठीक है, उससे पहले मैं स्टेडियम में खेलने जाता था, बस में स्टाफ चला के, वहां से रिफ्रेशमेंट मिलता था 20 रुपए का, वो 600 रुपए में मैं महीने की डाइट लेता था। तो वो स्ट्रगल नहीं है ना अब आप 16 साल के बच्चे को देखो, हमसे ज्यादा रिप्ट मिलेंगे, वो कैसे हैं, क्या रीजन है उनका? वो क्योंकि सबको जल्दबाजी है। मुझे मेरे लिए बॉडी नहीं बनानी है, मुझे बॉडी बनानी है ताकि आपको अच्छा लग सकूं।
तो ये 16 साल के बच्चे जो ज्यादा रिप्ड हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उन्हें इंस्टाग्राम पे फेमस होना है। और क्या इंजेक्शन स्टेरॉइड्स का सहारा लेते हैं? नेचुरली तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर, कैसे है पॉसिबल? हम बने ही नहीं है ना इस लाइफ। आप एक बॉडी सर्वाइवल के लिए बनी है। मेरा जो ये मैं ऐसे बिल्ड करके पुश करके इसको बढ़ा रहा हूं, ये इसलिए कुदरत ने बनाई ही नहीं है। हम ये अगेंस्ट साइंस जा रहे हैं ना। हम मसल टिश्यू को तोड़ते हैं, फिर खाते हैं, मसल टिश्यू रिपेयर होता है, फिर बॉडी बनती है ना, यही प्रोसेस है। तो हम वैसे ही नेचर के अगेंस्ट है। दूसरा, जल्दबाजी करने के चक्कर में जब हमने सीखा भी नहीं है, मसल हमारी मैच्योर भी नहीं हुई है, हमने टाइम भी नहीं दिया है, उससे ऊपर से हम ड्रग एब्यूज कर रहे हैं, और वो भी ड्रग अंडर द टेबल है, लीगल नहीं है। ओके 99% उस बच्चे को ये भी नहीं पता है कि जो तूने लिया है क्या वो लीगल है, क्या वो ले सकते हो, आप खरीद सकते हो, वो लीगल ही नहीं है, बनती ही नहीं है, अंडर द टेबल है सब। तो ये तो पता होना चाहिए ना एक 16 साल के बच्चे को। हम बच्चों को क्या बताते हैं, हमें क्या बताया गया, भाई किसी से बाहर कुछ नहीं लेना है, कुछ लेकिन खाना वो नहीं अपने है। गुरुजी के बात को कैसे मना करते, जिसको वो गुरु कह रहा है, जो उसके ट्रेनर हैं वो उसको पुश कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बोथ साइड को डेवलप होना पड़ेगा ना सर। अब मैं अपने फायदे के लिए किसी के बच्चे को खराब करूं, वो भी गलत है। बट रियलिटी क्या है? ऐसा हो रहा है? रियलिटी होता है, ऐसा होता है। अब तो कम हो गया, मुझे ऐसा लगता है अब तो कम हो गया। पहले ज्यादा होता था हमारे टाइम में। अच्छा। क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा था सर, अरे मेरा इतना मतलब पुराना नहीं हुआ टाइप, पर मैंने देखा है, मतलब 10 साल को दशक मानूं तो मैं 2010 वाले दशक में भी गया हूँ जिम, 2010 से 20 वाले में भी गया हूँ, और 2020 से बाद में भी चल रहा है। ठीक है। तो मैंने वो 3 अलग अलग जनरेशन देखी है जिम में। मेरे से सीनियर से वो भी देखे हैं। वो हार्डकोर मेहनत पे विश्वास रखते हैं उस टाइम पे। खाने में दूध, केले, चीकू जो देसी मिला वो खा लिया। जब हम थोड़ा आगे बढ़े, जब हमारी जेब में पैसे आने लगे, तब सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस हुए, तो उससे हेल्प मिलने लगी। अब जब उनसे हेल्प मिलने लगी तो साथ में फेक मार्केट भी डेवलप होने लगा, क्योंकि ये लग्जरी आइटम है। ये क्या है फेक मार्केट? फेक मार्केट जैसे मुझे प्रोटीन बाय करना है, हाँ। अब वो मार्केट में 5,000 रुपए का है, वो बन रहा 500 रुपए का, अंडर द टेबल, नकली। हाँ। तो उसमें मार्जिन गैप बहुत ज्यादा हो गया। तो वहां से जहां डिमांड और मार्जिन दोनों मिल रहा है, तो वहां पे मार्केट फेक बनना शुरू हो गया। कोई ऐसी पॉलिसी थी नहीं कि जिसको देख रेख में किया जाए। तो उस टाइम पे अगर मैं 10 से पहले की बात करूं, तो सप्लीमेंट जो यूज होते थे वो रैपर फाड़ के दिए जाते थे। ऑफलाइन ही था सब कुछ, ऑनलाइन कुछ भी नहीं था। कोई ऐसी चीजें डेवलप नहीं हुई थी कि भाई आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो ये किस ब्रांड का है, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ भी नहीं पता था। तो वो जो गुरु सिस्टम था बहुत अच्छा था पहले, लेकिन उसमें जब बीच में मनी मेकिंग होनी शुरू हुई, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस तरफ रुझान हो गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा मार्केट है, आप 500 रुपए का डब्बा लाओ, 5,000 रुपए का बेचो। अच्छा, ऐसे भी होता था पहले कि जो हमने ओरिजिनल बाई किया डब्बा, डब्बा तो वही है, हमने यूज कर लिया वो, मैं तो डब्बा फेंकता नहीं था। 500 रुपए में आपसे खाली डब्बा बाय करते हैं लोग। अच्छा, ताकि उसके ऊपर आपको सारे स्टिकर चेंज करके सब चीज सेम मिलेगी, उसके अंदर कुछ भी डाल के आप बेच सकते हो। तो हम तो भाई जब खरीदते थे, घर में चावल यूज हो जाते थे, उसमें आटा मम्मी डाल लेती थी, ऐसे किया। तो ये मार्केट मतलब डिमांड वो है ना, इकोनॉमिक का रूल है कि जैसे। लेकिन ये फेक सप्लीमेंट को प्रमोट करने वाले कौन लोग होते हैं? जिम ट्रेनर, जिम के ओनर्स, या कोई और? फेक को प्रमोट कोई नहीं कर रहा। हाँ। कभी कभी तो ट्रेनर्स को भी नहीं पता है ना, जो पहले की। अब तो सर नहीं लेता कोई, अब जिम में जाके कोई बाय नहीं करता है। अब ट्रेनर से कोई नहीं लेता, बहुत कम, मतलब ना के बराबर मानो आप। ठीक है। आप लेकिन ये तो आप दिल्ली, नोएडा जैसी जगहों की बात कर लेते हो, लेकिन छोटे शहर जो है, छोटे शहरों में तो और ज्यादा सप्लाई है ऑनलाइन की। अच्छा, ऑनलाइन की ज्यादा सप्लाई है? ऑनलाइन की ज्यादा सप्लाई हो रही है फिलहाल, क्योंकि मैं तो इस लाइन में हूं, मुझे पता है। हाँ, लेकिन जो रूरल एरिया में शॉप है, वहां पे हो सकता है अभी भी। शॉप वाले ही नकली रख रहे हैं सर, शॉर्टकट किसको अच्छा नहीं लगता। और ये नकली, अगर प्रोटीन की हम बात करें, तो नकली प्रोटीन के अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह पे ना उसके अंदर जो होता है ना चीप तरह के, जिससे एकदम से वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ जाए, लगता है कि वेट गेन हो रहा है, तो उस तरीके के दवाइयाँ या स्टीरॉइड्स मिला दी जाती हैं, तो वो हो जाता है। नहीं, लेकिन वो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या होता है? अरे कुछ नहीं है सर उसमें, वो तो पाउडर आते हैं बहुत तरह के, 300-400 रुपए में भर देते हैं उसको। दूध के पाउडर? हाँ, ऐसे भी होते हैं। अब मैंने बनाया नहीं, मुझे पता नहीं, पर यही होता होगा। ओके,
अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले नेचुरल वर्ड का इस्तेमाल किया है। ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बड़ा सुना है, होता क्या है? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वो ऐसे जैसे ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो एथलीट खेलते हैं उनका प्रॉपर ड्रग टेस्ट वगैरह होता है, और ये एक एक ग्राम मतलब अपने गोल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं हर चीज। तो जो मानव की पोटेंशियल है वो एक्सट्रीम पोटेंशियल नेचुरली जो हो सकती है वो होती है, चाहे वो जेवलिन थ्रो में हो, चाहे वो कबड्डी में हो, कुश्ती में हो, हर चीज में। तो वो रिस्ट्रिक्शन है, वो कोई आप बाहर से सब्सटेंस यूज नहीं कर सकते जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। ठीक है। लेकिन ये जो गेम है बॉडी बिल्डिंग स्पेशली, ये नेचुरल पॉसिबल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो जो पोटेंशियल है वो एक समय के बाद में आपकी बॉडी रिस्ट्रिक्ट कर देगी। तो नेचुरल का मतलब क्या है? नेचुरल खाना? नेचुरल का मतलब है कि आपने नहीं यूज किया है, सिंथेटिक हार्मोन्स यूज नहीं किए हैं अपनी बॉडी को पुश करने के क्या लिए। वे प्रोटीन भी उस नहीं, नेचुरल में आ गया? नेचुरल वो नेचुरल है। वो नेचुरल। ठीक है। सप्लीमेंट विटामिन, सप्लीमेंट, हाँ वो सब नेचुरल। स्टेरॉइड्स जो इंजेक्ट किए जाते हैं, हाँ, उसको आप, वो नेचुरल नहीं है। वो नेचुरल नहीं, वो सब्सटेंस जो यूज हो रहे हैं जो जैसे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए या आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए पीईडीज बोलते हैं, तो वो नेचुरल नहीं है, वो ड्रग है। वो ड्रग इंसानों की बीमारियों को ठीक करने के लिए बनाई थी, जो बॉडी बिल्डिंग में यूज हो रही है। तो आज आप कह रहे हो ये 16-18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे आ रहे हैं रिप्ड बॉडी के साथ, वो सब नेचुरल नहीं है। ये किसी का वो भगवान का वरदान मिला हो या आशीर्वाद मिला हो, एक्सेप्शन अलग है। एक्सेप्शन अलग है। देखो नेचुरल बॉडी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बॉडी फैटी 3-4% हो, रिप्ड हो, ये साइंस नहीं बोलती हो पॉसिबल है। मैं तो कोई भी नहीं हूँ बोलने वाला, ये साइंस नहीं बोलती है। ओके। तो आपको क्या लगता है कितने % बॉडी बिल्डर नेचुरल नहीं होंगे? बॉडी बिल्डर तो एक भी नेचुरल नहीं है। एक भी नेचुरल नहीं? बॉडी बिल्डर एक भी नेचुरल नहीं है जो कम्पीट करता है। अच्छा। अगर आप कहोगे कि वो कोई बड़े प्रतिष्ठित बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेल रहे हैं और जीत रहे हैं, वो नेचुरल है, वो खुद ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इवन आर्नोल्ड एक्सेप्ट नहीं कर देंगे ना, सबने बताया, वो सबको पता है जो इतने इंजेक्शन ठुकवाते हैं, सब लगाते हैं। ओके। इंजेक्शन मतलब ऐसा कोई उसमें वो नहीं है बारूद, लेकिन हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है वो इस लेवल पे नहीं करती है, तो वो आर्टिफिशियल अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जैसे सपोज करो टेस्टोस्टेरोन, मेरे ख्याल से 9 mg पर डे का कुछ ऐसा होता है, बनाती है बॉडी। ठीक है। आपके अगर आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत हेल्थी हैं, अच्छे जीन्स है आपके, तो 70 के आसपास आपका हो गया। ठीक है। लेकिन बॉडी बिल्डर 1000 mg तक का वीक में जो अच्छे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, ताकि वो ज्यादा एक्सरसाइज ही डाल रहे हैं, ताकि वो ज्यादा एक्सरसाइज कर पाए, मसल की वो ज्यादा ग्रोथ ज्यादा होगी, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा, सारी चीजें, मतलब आपकी ग्रोथ बढ़ेगी उससे, ओके, परफॉर्मेंस बढ़ेगी आप। तो बॉडी बिल्डर तो कोई भी नेचुरल नहीं है, जैसा आपने बोला। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स नॉट नेचुरल हैं? हाँ, नेचुरल भी है, बहुत सारे हैं नेचुरल, लेकिन वो नेचुरल कंडीशन क्या है उनकी, उस पर भी डिपेंड करती है ना। ये एक्सप्लेन कीजिए कंडीशन। जैसे मैंने बताया कि आपकी बहुत ज्यादा रिप्ड बॉडी है, तो बहुत ज्यादा रिप्ड होना पॉसिबल नहीं है, मतलब आपकी फाइबर्स भी नजर आ रहे हैं, आपकी वेन्स, मस्कुलरिटी भी दिख रही है, वस्कुलरिटी भी दिख रही है, तो आप बहुत ज्यादा ही, अगर आपको कुदरत का आशीर्वाद है तो ही हो सकता है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक सर्टेन बॉडी फैट पे अपनी बॉडी को पुश कर सको। कई फोटोज मैंने आपकी भी देखी है इंस्टाग्राम पे, एकदम रिप्ड नसें से दिखती हैं, एब्स प्रॉपर दिख रहे हैं आपके, तो वो फेस लाने के लिए क्या आपको भी नेचुरल से अननेचुरल होना पड़ता है? सर मेरा ना जिम का या फिटनेस का पीरियड बहुत पुराना है, मतलब बहुत साल हो गए मुझे, तो रोडीज के टाइम तक मेरी बॉडी देखना बहुत अलग है। ठीक है। क्योंकि उस टाइम से अलग, तो मैंने 2009 में कंपटीशन खेले हैं, तो मैंने वहां यूज किया, क्योंकि मुझे ना मतलब सीखने का बहुत वो रहता है कि ये वाली लाइफ भी मुझे जीनी है, कि मेरी बॉडी तो अच्छी है लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मुझे ये वाली लाइफ जी के देखनी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मिलेगा, क्या होता है, पैशन बहुत है, मतलब तो मैंने वो सीखने के लिए भी ली है, मैंने देखने के लिए भी ली है, मैंने देखा भी है क्या पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है, सब देखा है, तो मैंने लिया है। आपने भी स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो वो इंजेक्शन ठुकवाए हैं, ये कह सकते हैं? लगवाए हैं, ठुकवाए नहीं, लगवाए हैं। तो अभी भी आप जब फोटोशूट करवाते होंगे? नहीं, अब नहीं लेते। तो ऐसा कितनी बार हुआ होगा? मैंने कम्पीट किया है लास्ट 2022 में। ठीक है। तो जो बाकी लोग इन्फ्लुएंसर्स लोग फोटोशूट कराते हैं, एकदम फोटोशूट कराने में आपको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है।
तो वो कैसे हो जाता है? compete करने, वो फोटोशूट में तो बहुत सारी चीजें ना, आप डाइट को मैनिपुलेट करोगे, अच्छा, कैलोरी डिफिशिट में जाओगे, एक अच्छा वर्कआउट फॉलो करोगे, डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, लाइटिंग अच्छी होगी, शूट करने वाला अच्छा होगा। हाँ, आप मेरी अगर बचपन की फोटो देखेंगे तो 6 पैक एब्स आपको वहां भी दिखाई देंगे। मतलब Okay. जब मैं 13 साल 14 साल का था, हम्म। तो वो तो वर्क बॉडी, वो वाली बॉडी, फोटोशूट वाली बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं। हम्म। फोटोशूट आप भी अच्छे नेचुरली बहुत अच्छी अपनी फिजिक को डेवलप कर सकते हैं और शूट करा सकते हैं, ओके, लेकिन वो वाली जिसमें बॉडी फैट ही आपका 4 से 5 के आसपास है और आप compete भी कर रहे हो, आप नॉर्मल लाइट में भी आप बहुत रिप्ड हो, फेस बिल्कुल आपका डेथ फेस है, आपकी वेन्स आपके एब्डोमिनल पे दिख रही है, बाइसेप्स पे दिख रही है, तो वो वो नेचुरल पॉसिबल नहीं है नेचुरल। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले एक इन्फ्लुएंसर के बारे में मैंने जाना, जो इन्फ्लुएंसर बताया कि मैगी खा के बॉडी बनती है, शराब पी के बॉडी बनती है, सिगरेट पी के बॉडी बनती है। तरुण गिल, हाँ जी तरुण भाई, आपने भी एक वीडियो बनाया था मैंने उनके ऊपर, उनके ऊपर बहुत बनाई है, अपने भाई हैं वो है ना? तो लेकिन कुछ टाइम उनकी बॉडी भी बन गई, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने ही अपना पछतावा दिखाया कि मैंने गलत किया, किडनी फेल हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। तो उनके बारे में क्या सोचते हो आप? देखो सर, गूज़बम्स दिख रहे हैं आपको अभी? हाँ, गूज़बम्स दिख रहे हैं आपको अभी? हाँ दिख रहे हैं एकदम। अभी बताता हूँ। तो क्या है ना, मैं उनको बोलता हूँ मार्केटिंग जीनियस। मार्केटिंग जीनियस, वो MBA भी मेरे ख्याल से मार्केटिंग में किया हुआ है, हाँ। और वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखे आदमी है, हम्म। तो उन्हें पब्लिक की नजरों में रहना आता है। ठीक है, तो वो आदमी फिटनेस के बारे में बात करने वाला एक टाइम पे सबसे बड़ा क्रिएटर था। ऐसा? हाँ, अगर अच्छा। आप देखेंगे जर्नी हाँ। उनकी 2015-16 में, तो जो फैन मूवमेंट्स शुरू हुई ना फिटनेस में, हाँ, वो सबसे पहले उन्हीं, और जो पॉडकास्ट हम आज कर रहे हैं, हाँ, वो आदमी 2016 में कर रहा था। ओके, अच्छा, इतना नहीं पता मुझे। तो वो आदमी मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, हम्म। उसे पता है कि उसे अपने बारे में कैसे बात करानी है। हम्म। तो मैं उनको जब भी देखता हूँ तो मुझे समझ में आया था कि अच्छा ये आप इसलिए कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक टाइम आया जिनमें उन्होंने बहुत अच्छी मैसिव ग्रोथ देखी है। इनके बाद उनका एक शो था जो किसी पर्सनल रीजन की वजह से खराब हो गया, जो टीवी पे आने वाला था। उसके बाद उनके पिताजी के साथ शायद वो नहीं रहे थे, तो कुछ फैमिली इशू था। फिर वो दोबारा ही यूट्यूब पे मेहनत कर रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी। तो तब उन्होंने ये चीजें शुरू की कि मैगी खा के देखिए ना, तो जो बॉडी बिल्डर की बॉडी होती है ना, वो मैगी खाने से बनती है, ना वो प्रोटीन खाने से बनती है। जो कॉम्पिटिटिव बॉडी होती है उसके लिए लाइफ में डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी, वर्कआउट और फिर पीईडीज। ठीक है, ये ये पीईडीज क्या? परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स। अच्छा, यही वो गड़बड़ वाला। हाँ, गड़बड़ वाला। हाँ, तो वो चाहिए होता है। तो उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया बहुत अच्छे तरीके से। हाँ। कंपीट भी किया उन्होंने। वो मार्केटिंग गिमिक था उनका कि हाँ। मैं ये शो जीतूंगा, मैं ये शो जीतूंगा, और वो उनके लिए काम भी किया। उन्होंने फिर गाना भी बनाया अपनी फिटनेस के ऊपर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या वो जो दिखा रहे थे शराब पी के, सिगरेट नहीं पी के, पीते मैगी यार, खा के? वो खुद बोल रहे हैं ना, वो एक पैश था, वो वीडियोस के लिए किया गया है उन्होंने। ओ, मतलब रियलिटी में नहीं कर रहे हैं। मार्केटिंग, वो बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो अच्छे, अब आप कंटेंट बनाते हो फाइनेंस के ऊपर, आपको पता है कि मैं ये बना रहा हूँ, ये इससे किसी की हेल्प होगी, आप इसे एंटरटेन पर्पस के लिए तो नहीं बना रहे हो। नहीं। एक कंटेंट क्रिएटर होता है, मुझे भाई व्यूज चाहिए, मुझे उसमें गाली भी दे सकता हूँ, मैं उसमें मैं मजाक भी कर सकता हूँ, कुछ भी, व्यूज जनरेट होते हैं। अब आता है फिटनेस वाला, बाइसेप्स ये दिखा के बहुत दिन हो जाते हैं, तो कुछ नया चाहिए होता है। तो उन्होंने एक ऐसी चीज पकड़ी कि जिससे लोग उनके बारे में बात करें, और क्या बदनाम ना होगे तो नाम ना होगा, नाम तो हो ही जाएगा फिर भी। तो मैगी उन्होंने मतलब ऐसा ट्रेंड चलाया कि हर दूसरा क्रिएटर उनके बारे में बात कर रहा था, और वो यही चाहते थे, भाई मेरे बारे में बात करो, आप अच्छी या बुरी पर करो। तो मैगी उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया। वो ब्रांड ऑलरेडी इतना बड़ा था कि इंडिया के सारे क्रिएटर्स ने उनके ऊपर वीडियो बनाई, वो लोग उनके पेज पे भी आए, और ये वीडियो मैंने बोली थी, यही वीडियो मैंने बनाई थी कि आप लोग सोच रहे हो कि वो आदमी बेवकूफ है, वो मार्केटिंग जीनियस है, आप उनको अटेंशन दे रहे हो, उनके फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, इसके बाद वो अपना कंटेंट चेंज कर लेंगे, और आप ये सोचोगे ये क्या हुआ, और हमारे लोगों की गजनी से भी छोटी मेमोरी है, तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो खराब चीज हो। तो उन्होंने ये किया। तो लेकिन जो बाद में उन्होंने किया, अभी बॉडी उन्होंने, वो सही बता रहे हो, वो सही बता रहे हैं, उनके साथ हुआ होगा, वो होता है। तो मतलब इंजेक्शन वगैरह खूब ठुकवाए उन्होंने? हाँ, लगाए,
बनाई हुई बॉडी उन्होंने बोल रहे हैं, वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी साइकिल को, और वो जितने भी वो साइड इफेक्ट बता रहे हैं वो होते हैं, ओके, वो होंगे, सबको होंगे। ठीक है। तो अगर मार्केटिंग जीनियस है तो अगला मूव क्या होगा? क्योंकि ये जो मैंने अभी- बहुत दिनों से देखा नहीं है। अभी मैंने शायद उन्होंने देखा नहीं उनकी वीडियोस वगैरह, लेकिन मुझे एक दो वीडियो मेरे सामने आई है, तो वो जो गुड वर्क्स होते हैं ना वो कर रहे हैं फिलहाल। जैसे कोई छिपा हुआ हिडन एथलीट है, हाँ। तो उनका वीडियो करना, या कोई ऐसा जैसे एक बॉक्सर है हमारे जो मेरे ख्याल से बहुत लो तबके के रह गए, पुराने टाइम के थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनकी वीडियो बनाना। तो ऐसे काम वो पहले भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, क्योंकि आपकी भी बड़ी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जर्नी है। मैंने देखा कि आपका फेशियल एक बार क्या बोलते हैं उसको, पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज हो गया था फेस। वहां से आप बॉडी बिल्डिंग की जर्नी, रोडीज, पुलिस में, हाँ, ये सब कैसे हुआ? ये कब हुआ था ये फेशियल? 2000 मेरे ख्याल से मतलब 2008 की बात है। तो मैं ना मतलब अपने आप को अपनी सर्कल में होता है ना कि मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ, बॉडी भी सबसे अच्छी है। बॉडी तो सर मेरी बहुत पहले से, ठीक है। तो मुझे ये था कि मैं एक्टर बनूंगा या मॉडलिंग करूंगा, 6 फीट हाइट है, मुझे मुंबई जाना है, ये जाना। तो ऐसे माता जी के कुछ दांत की प्रॉब्लम थी, उनके साथ में चला गया हॉस्पिटल। तो मेरी मम्मी ने बोला क्यूरियोसिटी में, ये मेरे बच्चे की अभी तक अकल दाढ़ नहीं आई है, एक बार डॉक्टर साहब इसको भी देख दो। कितनी उम्र होगी आपकी? 18 साल का। 18 साल, ठीक है। अकल ये होता है ना, विजडम टूथ बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ। अब वो मेरी थी नहीं, तो उन्होंने मेरा एक ओपीजी करके कुछ होता है अल्ट्रा, वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, एक्सरे होता है शायद कुछ ओपीजी करके, ठीक है। तो वो करके बताया, तो उसमें अंदर थी वो, दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने रेफर कर दिया, ठीक है, कि इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाइए, मेरी समझ से परे है। तो एक मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज है, बहुत बड़ा सरकारी, हाँ, तो मैं उसमें गया। तो वहां पे मेरे 2-4 टेस्ट लिखे, तो बोला कि ये जो दांत है ये जमीन ही है, ये अंदर बहुत सारे टिश्यू हो गए, इसमें टूट गए हैं, तो इसकी जांच होगी, एक छोटी माइनर सर्जरी होगी, उसके बाद हम इसकी जांच करेंगे, और जांच यहाँ नहीं होगी, हैदराबाद होगी। ठीक है। अब जब वो छोटा ऑपरेशन हुआ, उसमें से वो पूरी विजडम टूथ निकाली, इतनी बड़ी, निकालने के बाद उसको हैदराबाद भेजा, तो कैंसर के सिम्टम्स बताए थे कि हो सकते हैं ये कैंसर के। मतलब वो टूथ निकालने के बाद ही कैंसर का सिम्टम आया? नहीं, वो बोल रहे थे कि ये हमें निकाल के हैदराबाद टेस्ट के लिए भेजनी पड़ेगी, क्योंकि लग रहा है कि कहीं ये कैंसर का सिम्टम ना हो। कैंसर का सिम्टम ना हो। ओके। तो 15 दिन के बाद वो रिपोर्ट आई। वो तो नहीं था, लेकिन एक हार्मोनल डिजीज थी मुझे, जिसकी वजह से मतलब मेरा जो है वो बड़ा हो रहा था, लेकिन वो माइनर था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये छोटा सा सर्जरी होगा, बस तू 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई नहीं है ये। मुझे नहीं पता क्या करेंगे। मतलब जो विजडम टीथ निकाली वो जॉ बड़ा होता जा रहा है। विजडम टीथ निकाला इसलिए कि वो अंदर जम गया, उसके अंदर कोई पस ना बन जाए या कोई कैंसर के सिम्टम ना हो, तो उसको चेक करके, क्योंकि बाहर तो वो आना नहीं था, ठीक है, तो वो रिमूव करना था। तो वो रिमूव कर दिया, उसमें कैंसर के सिम्टम नहीं थे। उसके बाद और टेस्ट हुए, तो उसमें मुझे एक हार्मोनल डिजीज थी, जिसकी वजह से शायद पिट्यूटरी ग्लैंड में या कोई इसमें कोई हार्मोन था, जिसकी वजह से मेरी जो है वो एक मतलब 18 साल की उम्र में भी ग्रो कर रही थी, और वो रुक जानी चाहिए थी। ठीक है। वो नहीं रुक रही थी, तो वो ग्रो कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि एक हार्मोनल डिजीज है, बहुत बड़ा नाम था साइंस का, आज तक याद नहीं हुआ मुझे, पता भी नहीं, डॉक्यूमेंट भी नहीं देखे उसके बाद मैंने, कि ये तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका फेस है ना खराब हो जाएगा। अब ये लाइन ना, जब आदमी सपने देखता है कि मेरे को हीरो बनना है और फेस खराब हो जाएगा, यार ये तो गलत बात है। मैडम कुछ बताओ ना आप, छोटी सी सर्जरी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे फादर भी साथ में थे। मैं बोला मैम मेरा तो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, फिजिकल, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद। अरे घोड़े की तरह भागोगे तुम, इतना बड़ा ऑपरेशन थोड़ी है भाई, यूं 1 दिन में तुम ठीक। अब इतना कॉन्फिडेंस दे दिया डॉक्टर, इतनी सीनियर डॉक्टर, जिन्होंने राष्ट्रपति जी का भी सर्जरी किया, तो लगेगा हाँ भाई सही है। अब मुझे बुलाया गया, मेरे पे रात को टेस्ट किए गए कि कोई मेडिसिन एलर्जी तो नहीं करती है, वो देखते हैं। मैं 6 फुट का 92 kg का यंग लड़का, बड़े बड़े बाल मेरे इतने, रातों गंजा कर दिया और वो पहना दिए कपड़े, उस पर लेके जो होता है ना लिटाने वाला, मैं उस पर पूरा आ भी नहीं रहा था, मैं इतना हेल्थी था। अच्छा अच्छा। तो मेरी सर्जरी होती है, 9 घंटे सर्जरी चलती है सर, और वो बोल रहे थे तुरंत पता भी नहीं चलेगा। मेरे फादर बाहर खड़े खड़े रो रहे हैं, मैं कोई उनसे इंजेक्शन मंगा रहे हैं, ब्लड मेरा इतना वेस्ट हो गया है, मतलब
मुझे ये नहीं कहा गया था कि ब्लड का इंतजाम कर लो। वो तो मैं हेल्थी था तो चल गया काम। मेरा बीपी 200 प्लस और एक नर्व मेरी डैमेज हो गई, क्योंकि वो था कॉलेज अच्छा और वहां पे स्टूडेंट भी थे। तो मैं केस स्टडी बना दिया अच्छा कि ये रेयर डिजीज है हाँ। और आप देखो। तो मेरे को अगर आप कोई देखेगा ना तो मेरा यहाँ से लेके ऐसे और इतना बड़ा कट लगा हुआ है। कट लगा हुआ है और हाँ। ऐसे खोल कर जो की हड्डी काट कर दोनों साइड से और फिर उन्होंने फिट किया हुआ है ऐसे। मेरे अच्छा। दांत आज भी आपस में एक ऑपरेशन और होना था हाँ। उसके बाद, वो मैंने करवाया ही नहीं फिर। तो ऑपरेशन क्या गलत हो गया वो उनसे? तो भगवान जाने वो करना क्या चाह रहे थे, क्या हुआ। तो मेरे एक सर्जरी और बाकी थी इसके बाद। मैं कहा भैया मेरे बस की नहीं है। तो 6 महीने पैरालिसिस बाद कैसे हुआ ये? अब बता रहा हूँ ना, तो उसमें कोई नर्व डैमेज होगी। अब मैं केस स्टडी बनाया था, शायद मुझे क्या पता सोते हुए बेहोशी किसने ऑपरेशन किया है किसने नहीं किया, क्या पता किसी स्टूडेंट से करवा दिया हो। तो मैं तो मेरा बीपी हो गया 200 प्लस, खून की उल्टियां हो रही है। और बाद में जब मैं देख रहा हूँ तो मेरी एक तरफ का हिस्सा सेंसेशन नहीं है अगले दिन जब मैं होश में आया हूँ। अच्छा। तो ये हिस्से में अब याद नहीं मुझे इस साइड या इस साइड पर, एक हिस्से में फोटो से दिख जाएगा आपको, एक हिस्से में सेंसेशन नहीं है, ना होठ में ना आईब्रो में और ना ये माथे पे लकीरें आती है इसमें, बिल्कुल नम। और वो फिर उन्होंने बोला कि दवाई चलेगी, नीरोबिन के स्टीरॉइड्स लगेंगे आपको, वो ठीक हो जाओगे। जरा सी चीज है, उस बीमारी को यही नहीं पता है कि वो ठीक होगी भी या नहीं। और मैं ऐसे रहता रुमाल रख के। मैं फिजिकल देने गया हूँ सर इसके बाद 10 दिन बाद दिल्ली पुलिस का। जैसे रनिंग करते टाइम 1600 मीटर की दौड़ होती है, 5.5 मिनट में होती थी। तो जैसे वो लाइन आती है वहां पे जाके गिर गया और बेहोश हो गया, फेल भी हुआ और बेहोश भी हो गया। मतलब मेरी इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी, 6 महीने मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि दोनों फेस के अंदर से मसूड़े से लेके ऐसे बंधे हुए थे ऐसे, तो स्ट्रो से पीता था। ओके। और वो टाइम पे मतलब मेंटली कंडीशन भी खराब हो गई थी यार, मेरे साथ क्या हो गया ये। तो अकेला घर में रहना, तो कहाँ हीरो बनना था। हाँ कहाँ, तू क्या सपने देख रहा था, ये फेस भी खराब हो गया। उसके बाद एक सर्जरी और बता रखी है, तो मैं इतना डर गया, मेरे को नहीं करवानी है। तो ये उस 6 महीने के बाद मैं जिम जाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसी सिचुएशन मेरा मुंह बंधा हुआ है, मैं रनिंग करता हूँ तो आदमी जब थकान होती है तो मुंह खोलता है ना, ये ऐसे जबड़ा पूरा ऐसे टाइट रहता है और वो भागते हुए होठों से मुंह से निकलती थी, बड़ा पेन होता था उसमें। और फिर ऐसे में रनिंग कर रहे हो? या रनिंग करता था मैं पास कर लेता था वैसे फिजिकल को घर पे, मतलब 10 दिन बाद। लेकिन वहां पे सूरज था, गर्मी थी, तो मैं बेहोश हो गया क्योंकि कमजोरी थी। उसके बाद मुझे लगा कि भाई यार अब तो लाइफ में कुछ है नहीं यार, 18 साल का हूँ, अब तो मेरे साथ वाले सारे जॉब लग गए हैं, अब मैं अकेला रह गया। उससे पहले मैं उनसे सबसे ठीक था, पढ़ाई में भी और उसमें भी। तो जो सारा सर्कल हो गया ना, मैं रह गया, तो मुझे सेल्फ डाउट होने लग गया। तो फिर आप बोल रहे थे ना, अभी बाहर बात हो रही थी कैसे इस फेस से निकले, तो वो फेस जिम ने निकाला। कैसे? उसके बाद मैंने जिम जाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। अब जिम में क्या होता है ना, जब आप वर्कआउट करते हो डोपामिन रिलीज होता है, फील गुड हार्मोन। आप शादी में डांस वगैरह करते हो कभी? तो जब डांस नहीं करते हो, खड़े रहते हो, तो बड़ी हिचक होती है। फिर कोई हाथ पकड़ के ले जाता है, फिर आदमी खुल जाता है, फिर नागिन डांस भी होता है, फिर शर्म भी चली जाती है, क्योंकि उस समय पे फील गुड हार्मोन आपका रिलीज होता है। ऐसे ही जिम है। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे, अभी हमने नेगेटिव बातें कर ली बॉडी बिल्डिंग का, जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि वहां पे आप अपने आप के लिए काम कर रहे हो, आप दुनिया से दूर हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आपका स्ट्रेस भी जा रहा है, डिप्रेशन भी जा रहा है, एंजाइटी भी जा रही है। तो वो फेस मेरा जिम में निकला। तो कैसे पता चला कि आप रिकवर कर रहे हो जिम में? रिकवर कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मसल मेमोरी होती है सर हमारी। आप अगर मैं 10 साल भी नहीं करूंगा ना, उसके बाद से जब मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा तो मेरी मसल मेमोरी मेरे को सपोर्ट करेगी। तो वो जो 6 महीने का गैप हुआ था, वो मसल मेमोरी ने सपोर्ट करना शुरू किया। जब थोड़ा थोड़ा वेट उठाया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, बाल आ गए थे, फेस पे थोड़ा मतलब स्ट्रेंथ आनी मसल्स में शुरू हो गई, ब्लड फ्लो बढ़ गया वर्कआउट करने से। तो वो धीरे धीरे कोई मिल गया वाला सीन हुआ मेरे साथ। कौन सा वाला? कोई मिल गया में वो बोलता है ना ऋतिक, माँ मुझे दिख रहा है, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं कोचिंग ले रहा उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मुखर्जी नगर में। तो ऐसी बस से आ रहा था, तो आया देखा यार मैं तो दोनों आंखें बंद हो रही है, मेरी एक आंख बंद नहीं होती थी। अच्छा।
कपड़ा हाँ, वो रखता तो था। क्योंकि सेंसेशन है ही नहीं उसमें। हाँ, तो वो बंद नहीं होती थी, तो पलक भी नहीं लगती थी। ठीक है। वो तो थोड़ा बहुत गैप आज भी है, एक का कम लगता है पलक। अच्छा, तो वो काम करने लग गया, स्माइल भी आ गई पूरी। और ये कितने दिनों बाद हुआ जिम? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। मतलब जिम के तो 3-4 महीने बाद हो गया ये, अच्छा, लेकिन अच्छा। टोटल बहुत टाइम लग गया था। ओके। आंख में पानी आना, डॉक्टर बोला कि ये आंख को बंद करके रखो, नहीं तो सूख जाएगी, खराब हो जाएगी आंख। आंख बंद नहीं होती उस तो डॉक्टर का गला नहीं पकड़ा जिसने बोला था लेडीज पता भी नहीं चला? ओहो। कर उसके भी बाद नहीं एक सकते। सर्जरी और थी, मैंने जोड़े हाँ। हाथ में कहा मैं ऐसे ही रह लूंगा, हम्म, मुझे ना बनना हीरो वीरो, हम्म। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरी हाँ। फिटनेस बाद में आई वापस, हेयर बड़े हुए, वो रिकवरी हुई, तो फिर दोबारा से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। लेडीज नहीं होती तो कुछ करते उस डॉक्टर का? अब वो मेरा डिसीजन था ना, उसने कौन सा जबरदस्ती की मेरे साथ। लेकिन उसने तो बोला था 2 मिनट का है, पापा पता को भी नहीं बड़ा चलेगा। गुस्सा था। हाँ, पापा हाँ। को बड़ा गुस्सा था। जब माँ बाप के लिए जवान बच्चा ऐसे घर में लेटा हुआ हो, हम्म, कुछ खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, हम्म, तो एक गंजा है, फेस खराब हो गया है, एक फेस काम नहीं कर रहा है, हम्म। और उससे पहले 6 महीने पहले वो देख के लड़कियां भी स्माइल करके जाती थी, तो वो फेस भी था। तो ऐसे में तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। गया ना डिप्रेशन में सर, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, सूरज नहीं देखा मैंने कई महीने, तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, एक लेकिन कमरे में रहता। लेकिन उसके बाद फिर मोटिवेट किया कि जिम करते हैं, रनिंग करते हैं। मोटिवेट दोस्तों ने कर दिया ना, सारे दोस्त नौकरी लग गए, ओह। अब मैं अकेला रह गया, और जबकि मैं उनसे सबसे ठीक था। तो मैं कहा भैया ये लग गए, अब मैं अकेला बचाऊं। मेरा होता ना जिम में एक सर्कल होता है, हाँ, हाँ, हाँ। वो सर्कल सारा नौकरी लग गया, और उनको उस नौकरी की राह पे देने वाला मैं ही था। अरे भाई ये जिम से कुछ नहीं होगा, को चलो दौड़ भाग करते हैं, ऐसे पुलिस की वैकेंसी आ रही है और हम सारे हेल्थी है, पढ़ने में भी ठीक है, हो जाएंगे। तो वो मैं तो रह गया, वो सारे हो गए। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी वर्दी को लेकर के बवाल हुआ, आप कांस्टेबल थे, अभी भी हैं आप? हाँ जी, अभी भी पुलिस में अभी भी हेड हैं? कांस्टेबल हूँ। तो पुलिस में रहते हुए अभी भी आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं? हाँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। ठीक है। आपकी वर्दी को लेकर बीच में बवाल हुआ था, वो क्या था? मेरी वर्दी को लेके हाँ, हाँ, ऐसा सर, मैं 2016 में रोडीज गया था। हाँ। तो रोडीज के ऑडिशन से पहले जब मैंने ऑडिशन दिया तो पता नहीं था किसी को मैं पुलिस में हूँ, तो मैं सेलेक्ट हो गया। अब गया तो मैं भी ऐसे था कि मुझे कौन ले रहा है, इतने हजारों लोग आते हैं वहाँ पे, एक से एक टैलेंटेड है, गुड लुकिंग है, मैं तो गांव वाला आदमी हूँ, मतलब डिसेंट सा दिखने वाला, जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं हूँ, कोई ऐसी स्किल भी नहीं है, बहुत डेवलप्ड स्किल हो मेरे पास। वहाँ पे सिंगर भी आते हैं, मॉडल्स भी आते हैं, सबसे पीछे खड़ा था, मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके। अब मेरा सिलेक्शन हो गया तो अब बताना पड़ेगा मेरे को, मैं क्या करता हूँ, सारी चीजें, मैं पुलिस में हूँ, ये। अब मुझे चाहिए थी एनओसी, इधर शो को भी एनओसी चाहिए और उधर डिपार्टमेंट से परमिशन चाहिए, क्योंकि कोई भी काम अगर आप टेलीविजन पे कर रहे हो या कोई भी ऐसे मनी मेकिंग काम या कोई भी, तो एक थ्रू चैनल आपको प्रोसीजर है। तो ये 2016 में मेरी जो नोटशीट बनती है वो सारी बकायदा थ्रू चैनल और डिपार्टमेंटल के परमिशन के साथ में टीवी पे गया। ठीक है। ये सब मेरा वो था। अब यूट्यूब, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वगैरह, तो ये मेरे, मतलब यूट्यूब पे तो मैं 2009 में अकाउंट बनाया था, पता नहीं था ये कभी ऐसे भी ट्रेंड करेगा। गूगल पे अकाउंट बनाया था। फेसबुक पे हम यार दोस्त अपने आप ही डाल लेते थे बॉडी के शॉट, तो पता नहीं था कभी ये फ्यूचर में ये कोई बिजनेस प्रोफेशन बन जाएगा। तो वहां पे लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद में मैंने अपनी जर्नी शेयर की कि मैं ये करता हूँ, फिटनेस में ये करता हूँ, ऐसे। तो वहां से इन्फ्लुएंसिंग की लाइफ शुरू हुई, लेकिन कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था कि आप अपने प्राइवेट टाइम में ये चीजें कर सकते हो। ठीक है। पुलिस में रहते हुए कोई ऐसी चीज थी, किसी ने कभी रोक टोक करी नहीं। लेकिन आप जब वीडियो बनाते थे वर्दी में, कई बार बनाया आपने, उसको लेके बवाल हुआ है? नहीं, मैंने वर्दी में बहुत, मतलब नामात्र होंगी मेरी वीडियोस, नामात्र होंगी, क्योंकि रिफॉर्म्स में काम किया है मैंने, पुलिस रिफॉर्म्स में, तो उसमें बनाई है मैंने। ओके। जैसे एक स्टोरी थी हमारी कोविड में, एक कांस्टेबल अमित थे जो शहीद हुए थे, तो उनकी स्टोरी बनाई थी मैंने, उसमें वर्दी यूज की हुई है। एक दो वीडियोस और पुलिस में, हाँ, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पुलिसमैन, जिसमें घर की स्ट्रगल दिखाई है कि फैमिली कैसे स्ट्रगल करती। नौकरी सिर्फ पुलिस वाला नहीं करता ना, फौजी या पुलिस वाला नौकरी नहीं करता है, उसके साथ में उसका परिवार भी नौकरी करता है, क्योंकि रात को देर से आना, और जो वाइफ है वो वेट कर रही है, बच्चे सो जाते हैं, बच्चों का जन्मदिन है, इधर कुछ हादसा हो गया लेकिन वो वहां पे ड्यूटी पे खड़ा है, तो ये स्ट्रगल फैमिली भी करती है। तो वो स्ट्रगल के ऊपर वीडियो कवर की हुई है मैंने, लाइफ ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे। मतलब मुझे रिफॉर्म्स में मुझे ये था कि मैं बचपन से मैंने आंख खोली है, तो मैंने पुलिस वाले घर में आंख खोली है,
तो मुझे पता है कि कितनी मुसीबतें, सैलरी क्या है, कितनी क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं मेंटली। 55% का आंकड़ा तो न्यूज में था कि डिप्रेशन में है हर पुलिस कर्मी। तो वो पता है, उस रिफॉर्म में काम किया मैंने कभी मिसयूज नहीं किया। मैंने जब रोडीज भी ऑडिशन दे रहा था तो उसमें मेरे से पूछा गया क्यों आना चाहते हो, तो मैंने बोला मैं पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आना चाहता हूँ। मेरे से पहले कोई ऐसा, मुझे लगता है ऐसा कि कोई भी ऐसा लड़का या जवान जो फिट हो, क्योंकि पुलिस को ऐसा समझा जाता है यार मोटा है और भद्दा दिखते हैं, दिखने में थोड़े डरावने होते हैं। क्योंकि 2013 में एक हादसा हुआ था दिल्ली में, निर्भया केस, तो उस टाइम पे मैं वहीं पोस्टेड था। अच्छा। हाँ, दिसंबर में हुआ था ना शायद 2012 दिसंबर में। तो मैं उस साउथ दिल्ली में ही पोस्टेड था। तो उस टाइम पे पुलिस की भूमिका को लेके बहुत रोष था पब्लिक में भी, और न्यूज चैनल पे हर जगह महिलाओं की सेफ्टी के लिए पुलिस को, बस में पुलिस को। तो एक इंटरव्यू में मैंने देखा, एक बहन ये बोल रही थी कि ये हमको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इनको देख के तो हमें खुद डर लगता है। तो हमें दिखने में ठीक लगता है अपने आप को, फिटनेस थी। तो मुझे ये था कि मुझे एक इमेज चेंज लाना है, जो कि पुलिस वाले सिर्फ मोटे भद्दे नहीं होते, पुलिस वाले स्मार्ट भी है, पढ़े लिखे भी है और फिट भी है। तो वो चेंज मुझे, मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जब तक, तो मुझे लगा यार ये सही है, यूथ देखता है इसको और मैं हूँ उसके लिए। तो मैं ये बोल के रोडीज के अंदर गया और ये मैं आज तक निभा रहा हूँ, सिर्फ शो में एंट्री के लिए नहीं था। अच्छा, रोडीज वाले सवाल पे भी आऊंगा। पहले ये बताइए, क्या वर्दी में वीडियो बनाना अलाउड है? जब आपने बनाया तो डिपार्टमेंट से कोई प्रेशर वगैरह है? हाँ, अभी क्या है ना कि देखो, वर्दी में बनाना का मतलब वर्दी है, अगर आपने वर्दी पहनी है तो मतलब आप ऑन ड्यूटी हो। हम जब भी वर्दी पहनते हैं तो हम ड्यूटी पे है, हमारा प्रोफेशन है। अगर उसमें हम पर्सनल स्टेटमेंट या पर्सनल कंटेंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा गलत है, वो अलाउड नहीं है। वो अलाउड नहीं, क्योंकि अगर मैं मान लो यूनिफॉर्म में यहाँ पे बैठ के कोई ऐसी बात बोल दूं जो ऑब्जेक्शनेबल हो या कोई गलत बात निकल जाए मेरे से, तो वो उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि रूबल ने ये बोला। ठीक है, दिल्ली पुलिस का एक जवान जो ये करता है, ये कर रहा है, बात पूरी दिल्ली पुलिस पे आ गई। दिल्ली पुलिस पे आ गई। जब मैं रोडीज के लिए भी गया तो मुझे जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने यही सलाह दी थी कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो क्योंकि आप पुलिस में हो। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। यहाँ पे आप पुलिस, सब जानते हैं आपको पुलिस है, तो कोई भी ऐसा काम जिससे आप जाने अनजाने में कोई गलती करते हो तो वो आपके ऊपर नहीं आएगी, वो पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर आएगी। तो अगर मैं वर्दी पहने कंटेंट बनाऊं और उसमें मैं कोई पर्सनल टिप्पणी कर रहा हूँ किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर या कोई अपनी राय रख रहा हूँ, तो वो मेरी राय नहीं रही ना, तो पुलिस की राय होगी, वो पुलिस की राय होगी, और जो कि ये गलत है। अगर मेरे को अपनी राय देनी है अपने या फीडबैक देना है तो मैं बिना यूनिफॉर्म के दूंगा। मैंने ये चीजें बहुत पहले जान ली थी। मैं जब पुलिस रिफॉर्म्स के बाद भी मैं कुछ वीडियोस बना रहा, उसमें मैंने यूनिफॉर्म यूज नहीं की है। उसमें क्या किया मैंने, खाकी पैंट और व्हाइट शर्ट। अच्छा, जो लगता है कि एक डिसिप्लिन आदमी है। तो कुछ वीडियोस में फिर मुझे मतलब ये था कि ये गलत है, तो मैंने नहीं किया वो। और कभी भी मतलब ऐसा पर्सनल, अब जो डेली लाइफ होती है उसमें तो हम यूनिफॉर्म पहनते घर से निकल रहे हैं, एक आध बार कभी ऐसा कोई सीन होगा तो, पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि डेकोरम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले के इंस्टाग्राम रील्स मैंने देखे, वो स्टाइल में हाथ वाथ हिला करके वो ट्रैफिक को सिग्नल देते हैं, वो अलाउड है? वो हमारे यहाँ के पुलिस नहीं है, वो शायद इंदौर पुलिस में है। तो वो भी देखो, टाइम में ना मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। अगर एक आदमी धूप में, छांव में, गर्मी में, बरसात में एक सड़क पे खड़ा है, हैप्पी फेस के साथ अगर वो कर रहा है, और वो ऐसा नहीं है वो वीडियोस में करते हैं, वो करते हैं, तो उससे भी मोटिवेशन मिलता है बहुत लोगों को। मैंने बताया ना कि दोनों चीजें अलग है, एक सिक्के के दो पहलू है। एक पर्सनल यूज के लिए की जा रही है और एक रिफॉर्म्स के लिए की जा रही है, तो उसमें जज करना बहुत मुश्किल हो रहा है आज के टाइम में। अभी क्या रूल्स कहते हैं कि ऐसा कर सकते हैं? नहीं, अब तो फिलहाल तो रूल्स बैन ही कर दिए, रूल्स बैन कर दिए। अब तो ये बोल दिया कि अगर आप यूनिफॉर्म में आप कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट बनाने को मना नहीं किया है, आप पर्सनल लाइफ में अपनी पर्सनल आवर्स में आप कुछ करो, ओके, उसको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ड्यूटी के टाइम पे नहीं। वर्दी पहनी तो ऑन ड्यूटी हो गए आप, ओके। अगर हम यहाँ पे कंटेंट आपस में बातें कर रहे हैं तो ये हमारा पर्सनल टाइम है। अब मैं यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म पहन के बैठ गया तो मैं ऑन ड्यूटी हो गया। कुछ समय पहले एक घटना भी आई थी, न्यूज में आई थी कि 2 पुलिस वाले थे शायद, कैमरा ऑन करके एक अर्थी आ रही थी, वो अर्थी को कांदा देने चले गए, थोड़ी देर कांदा दिया फिर वापस आ गए। स्पेशली रील बनाने के लिए उन्होंने ये किया था।
देखिए मैं इसमें क्या, मेरा क्या टेक है कि हम कोई जो भी कंटेंट, मैं तो उस एस्पेक्ट से देखता हूँ, जब भी मैं मूवी भी देख रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये चलता है, मुझे फिल्म मेकिंग का शौक है कि ये शॉट कैसे लिया होगा, ये शॉट क्या करा होगा, यहाँ पे कैसे कट लगा होगा, क्या लाइटिंग होगी। अब सपोज करो मैं वो रील देख रहा हूँ, तो मुझे तो आइडिया है ना कि कैसे हुआ है, अरे 1 मिनट रुक जरा, ये वाला एंगल ले लेता हूँ, नहीं ये सही नहीं आया, तो वो सोशल मीडिया के लिए यूनिफॉर्म में करना सही। गुड कोज के लिए बहुत सारी चीजें हैं, दिल्ली पुलिस भी बहुत सारी चीजें गुड कोज के लिए करती है। एक जैसे बुक भी बनती है, आर्टिकल्स भी आते हैं, उसके लिए आपको खुद बुलाया जाता है, इनवाइट करते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री बननी है, इसके लिए हमें यंग वो चाहिए, तो खुद कोच भी करती है। और बहुत सारे खुद के प्रोफेशनल पर्सनल उनके अकाउंट्स भी हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अकाउंट भी है, सब पुलिस के अकाउंट्स होते हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। और अभी तो इसके अलावा भी हो रहा है ना, अब ये भी पता नहीं चल रहा ना ये इन्फ्लुएंसर है या पुलिस वाले हैं, क्योंकि डांस वाली रील भी आ रही है यूनिफॉर्म में। अभी एक गाना फेमस हुआ है लाल परी करके, उसमें एक लाइन है पंजाब पुलिस को लेके, क्या पुट्स योर हैंड्स अप पंजाब पुलिस करके, कुछ ऐसे लाइन है अच्छा, उस गाने में। तो उसमें बहुत सारी रील बन रही है, अब यूनिफॉर्म में बन रही है वो रील। अब ये नहीं पता वो पुलिस वाले, अब ये नहीं पता वो एक्टर है या पुलिस में है, तो वो भी बहुत बड़ा मिसमैच हो रहा है। अभी एक वीडियो हमने भी बनाई थी एक बच्चे के ऊपर, नाम ही ले लेता हूँ, प्रथम चौधरी नाम से, यंगेस्ट IA लिखा हुआ है उसके अकाउंट पे पहले, ठीक है। तो उसने क्या किया हुआ था कि बहुत सारे पुलिस पर्सनल के साथ में ना यूनिफॉर्म में, जैसे मैं आपसे मिलने आया, सपोज कीजिए आप पुलिस में है, अधिकारी है, मैं किसी के थ्रू आपसे मिलने आया, सर कैसे है, और मैं आया हूँ सिविल में, और मैं आपसे बैठे मिला और उधर से रील बन रही है, तो जो दूसरा एस्पेक्ट देख रहा है, अरे यार बड़ा नया लड़का है और आप खड़े होके मिले हो, तो यार ये तो और भी बड़ा अधिकारी होगा। आप बाहर ड्यूटी कर रहे हो और मैं खड़ा हो गया, पीछे से रील बन रही है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, ए वतन तेरे तो वो क्या हो रहा है, मिस गाइड भी तो हो रहा है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि ये पुलिस में नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिस गाइड हो रही है। ठीक है, अब जरा रोडीज के बारे में बताइए, रोडीज रियल है? किस कंटेक्स्ट में पूछना चाहेंगे, मतलब शो ओरिजिनल है या उसके अंदर जो घटनाएं हम देखते हैं टीवी पे, हाँ जी, या सिलेक्शन में, वो सब सच में होती है? देखिए क्या होता है ना कि अगर मैं सपोज कीजिए मैं कोई फिल्म प्लान कर रहा हूँ, या कोई मैं सीरीज प्लान कर रहा हूँ, या कोई पॉडकास्ट की सीरीज प्लान कर रहा हूँ, तो मैं और मेरी टीम उसमें क्राइटेरिया बनाएंगे, यार अब की बार ना हम ये वेब सीरीज बना रहे हैं या ये पॉडकास्ट की सीरीज बना रहे हैं, हमें एक गेस्ट ये चाहिए, ठीक है, एक गेस्ट ये चाहिए, एक इस इमेज का चाहिए भाई कंट्रोवर्शियल, एक चाहिए जो गुड कोज के लिए काम करता है, तो ये लाइनअप बनता है। ठीक है, ऐसे ही कोई पिक्चर बनती है तो पूरी कास्टिंग होती है। हाँ। सेम रियलिटी शो होता है, रियलिटी शो के लिए जितने भी किरदार लिए जाते हैं वो प्लान्ड होते हैं, सब अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ, मतलब पहले से पता होता है कि ये बॉडी बिल्डर चाहिए, या एक फिटनेस में चाहिए जो ऐसा दिखता हो, एक लड़की चाहिए जो थोड़ी बोल्ड हो या थोड़ी सी हार्ड कन्वर्सेशन भी कर सकती हो, एथलीट भी हो, थोड़ा ये भी हो, कुल मिला के मसाला कंटेंट दे, हर तरह का आदमी मिलेगा। आप देखो कोई भी सीजन उठा के देखो, आपको कभी बोलेंगे कि फिटनेस वाला चलेगा, कभी वो बोल देंगे जो फिटनेस में अच्छा है तेरे में मसाला नहीं है। तो वो शो जब डिजाइन कर रहे होते हैं कि इस साल हमें थोड़ा सा इस तरह का शो बनाना है, तभी वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें भाई इस कैटेगरी का आदमी चाहिए। अब जैसे मैं गया हूँ, मेरे बाद में भी पुलिस वाले गए हैं, शायद किसी को पता भी नहीं होगा। अभी पिछले सीजन में भी एक लड़की थी जो आसाम पुलिस में थी शायद, उससे पहले भी एक सीजन में एक महिला थी, लड़की थी जो पंजाब पुलिस में थी। तो अब मैं गया एक सीजन में, अब उनका वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि यार एक लड़का तो आ चुका है, तो दोबारा उन्होंने कोई लड़का नहीं लिया, लड़की आ गई है, ठीक है लग रही है तो ले ली। तो ये क्राइटेरिया। दूसरा, अब शो में अंदर बोलते हैं ओरिजिनल है या नहीं है, विनर। मुझे ऐसा लगता है शो ठीक है, लेकिन शो जब वो चलाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। मतलब अभी मैं और आप यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं कैमरे पे, इसके बाद जब हम कोई कन्वर्सेशन करेंगे तो वो हमारी पर्सनल होगी, बिल्कुल, वहां पे पर्सनल कन्वर्सेशन अलाउड नहीं है भाई। अच्छा, तू शो के बारे में बात नहीं करेगा, कैमरा ऑन होगा तभी करेगा। अच्छा, मतलब कैमरा ऑफ होते हुए कोई बातचीत नहीं होती लोगों में, शो के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, यार ये लड़का बेकार है फलानी टीम का, इसको निकालना है यार, क्या करे, तो ये कैमरा ऑन है, बोल दिया, कैमरा बंद हुआ, इसको नहीं निकालेंगे, उसको, तो एक आदमी खड़ा रहता, आप नहीं बोलेंगे, कैमरा ऑन होगा तभी बोलेंगे।
तो क्या कैमरा ऑफ होते ही कोई ना कोई आदमी साथ में रहता है, साथ में रहता है, सोते वक्त भी? सोते वक्त तो नहीं, हाँ, पर रहता है। एनी टाइम? हाँ, ओह, एक वो प्रोड्यूसर बोलते हैं वो एक साथ में रहता है। डायलॉग्स वगैरह कुछ स्क्रिप्ट होते हैं? नहीं, डायलॉग स्क्रिप्ट नहीं होती, वो रियल होते हैं? डायलॉग होते कहाँ हैं उसमें? नहीं, लोग टास्क जो होते बोलते हैं, हाँ, टास्क के टाइम पे जो लोग बोलते हैं, अब जो अच्छे होते हैं, वाक्पटुत होते हैं, हाँ। वो कवर कर लेते हैं। अब हमारे जैसे जो बिगिनर है, हाँ, जिन्होंने कभी देखा नहीं था, तो हम ठहरे सभ्य इंसान, तो हमसे ये शब्दों का प्रयोग नहीं होता है उस समय। अच्छा, तो गाली वाली अलाउड होता है? गाली तो आजकल सर कहाँ अलाउड नहीं है, बिना गाली के चल कौन सा कंटेंट रहा है। हमारे जैसे को देखो ना, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है अच्छा कंटेंट बनाने में। कुछ डोंट्स होते हैं कि जो नहीं करना है? जैसे मैं थोड़ा हाँ शार्प माइंड अपने आप को समझता था कि, लेकिन वो मेरे से भी ज्यादा शार्प माइंड थे जो शो के डायरेक्टर थे। मतलब फन किस्सा है शो का। मैं अब वहां पे क्या था, फोन जमा हो गए थे रोडीज के टाइम में, फोन रख लेते हैं, सोशल मीडिया कोई भी, मेरे टाइम में तो वैसे ही नहीं था, लेकिन आपको यूज करना अलाउड नहीं है फोन, तो पहले दिन ही फोन जमा हो जाते हैं। उसके बाद में आप अपने घर वालों से भी बात नहीं कर सकते। अच्छा, आपको बाहर की न्यूज भी नहीं मिलेगी। तो हमारे सीजन में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि क्रू की बस जो है वो खाई में गिर गई थी। ओके, तो वो पूरे न्यूज में सर्कुलेट हो रही थी, तो फैमिली पैनिक हो गई थी, तब हमारी बात कराई थी एक बार। अब मैं ठहरा, मेरा बच्चा 2.5 साल का, अब मेरे तो हर मिनट में ये हो यार कब बात करूं। तो मैंने वहां पे अपना पुलिस वाला दिमाग लगाया। तो हमें डस्टर मिली हुई थी हमारी गैंग को। तो ड्राइवर साहब क्या होते थे, शूट में रणविजय भाई बैठते थे, शूट खत्म, रणविजय भाई गए इनोवा में, ड्राइवर आगे बैठता था, वो चलाता था बिना शूट के। अब ड्राइवर भैया बैठे, तो मैंने थोड़ा खुराफाती दिमाग लगाया, पुलिस वाला तो हुई, यार थोड़ा सा फोन देना। उसका फोन लिया, ऐसे लाउड स्पीकर पे रखा, बात कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि जो डायरेक्टर हैं वो शो बना रहे, वो ड्रोन भी चला रहे हैं साथ में। अच्छा, तो ड्रोन पे उन्होंने जरा सी झलक देख ली कि अच्छा फोन चला रहा है। एक बार तो वहां पे झाड़ पड़ी मुझे कि ये पुलिस गिरी नहीं चलेगी। एक बार मैंने क्या किया कि कैमरे पे तो बोल दिया, मतलब किसी को निकालना था जो शो का चहीता था, वो बार बार उसको बचा लेते हैं, क्योंकि कैमरे पे बात कर रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी पता है क्या होने वाला है। तो किसी को बचाना है तो उसको इम्यूनिटी दे दी, या उसको पावर दे दी, या उसको सेव कर लिया। अब ये चीज देखते आ रहे थे हम थ्रू सीजन, हमें फेवर मिलता नहीं था। ओके, उस समय में थोड़ा नहीं मिलता, पता नहीं क्यों नहीं मिलता, कभी शो ना जीत जाए। ठीक है। तो एक भाई को निकालना था, उसके लिए मैंने बोला कैमरे पे कुछ और पीछे से हमने इशारा कर दिया कि कैमरे पे बोलेंगे। ऐसी जरा सा टाइम मिला कि सब कैमरे पे उस आदमी का नाम नहीं लेंगे, दूसरे का नाम लेंगे। अच्छा, और करेंगे उसको। तो मैंने निकाल दिया ऐसे। अब निकाल दिया तो मेरे पास आए, ये शो मेरा है और ये मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो उस टाइम पे मतलब उनको गुस्सा आया, लेकिन वो उस भाई को फाइनल में फिर ले आए। तो ये होता है, मतलब जिसकी डिमांड है वो डिमांड की बात नहीं, डिमांड तो मेरे से ज्यादा किसी की नहीं थी वहां पे। क्योंकि जब मैं शो में था उससे पहले ही हर न्यूज चैनल में, हर न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल छप रहे थे, ये एक ऐसे लड़का है जो शो जीतेगा। अच्छा, एक अच्छी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, तो ऐसे में आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो? देखिए सर, बॉडी बनाने में पैसे नहीं लगते हैं एक बार, तो आदमी कैसे ना कैसे मैनेज कर लेगा, 3 महीने 6 महीने में अच्छी बॉडी बन जाती है आज के टाइम में स्पेशली। लेकिन अगर सालों मेंटेन करना है तो बहुत पैसा चाहिए। मतलब आप लग्जरी कार जिसको मानते हो ना, उससे महंगा एक बॉडी का खर्चा है। एक लग्जरी साल का नहीं, मतलब जितनी मेंटेनेंस वो मांगती है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा। अगर आप एक एथलीट या किसी फिटनेस जो 10-12 साल से फिट है, तो वो कहीं लैम्बोर्गिनी यूज कर चुका है उसकी बॉडी में। तो अगर मैं महीने का पूछूं तो आपकी बॉडी में कितना खर्चा होता है? अगर मैं अपनी बात करूं और इसमें पूरा ट्रेनिंग का भी वो प्रोटोकॉल वगैरह जोड़ दूं, डाइट वगैरह, तो खाने का खर्चा 35 से 40 हजार रुपए हो गया। ओके, हाँ, महीने का। फिर उसमें अगर सप्लीमेंट ऐड कर दिए तो 15-20 का वो हो गया। अगर किसी के अंडर गाइडेंस में आप कर रहे हो तो उसकी फीस होगी, तो लाख रुपए मिनिमम आपका एक अच्छे मतलब लेवल पे पहुंचने के बाद उसको मेंटेन करने का। शुरुआत में नहीं लगता है, शुरुआत में तो मेरी सैलरी भी 20,000 नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी बॉडी थी। उसके बाद सालों साल अगर उसको मेंटेन करना है, जितनी आपकी एज होती जाएगी आप उसको मेंटेन करने की, उसमें पैसा लगेगा। और जब होती है सैलरी कम या काम कम होता है तब तो हम खर्च कर लेते हैं, लेकिन बाद में पैसे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अब मैं अगर अपनी फिटनेस जर्नी में बात करूं तो मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है अपने यंग एज में। उसे गलतियां कह लो या फाइनेंशियल डिसीजन सर्कल जैसा होता है आपका, वैसे डिसीजन आप लेते हो। कहीं ना कहीं आपकी जो सराउंड में लोग होते हैं उनका प्रभाव आप पे पड़ता है,
और मेरे केस में फाइनेंस में ऐसा बहुत हुआ है। जैसे मेरी बॉडी तो बहुत अच्छी थी, अब मेरी हो जाती शादी, शादी के बाद खर्चे और थोड़ा रहन सहन अलग हो जाता है, तो वो डिवाइड हो गया। उसके बाद जब बच्चा होता है ना, तो मुझे वहां पे मेरी सैलरी में भी 18-19 हजार थी, अब वहां पे अपनी बॉडी पे मेंटेन करनी और कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी। तब मेरे से गलती हो गई थी, मैंने गवर्नमेंट का प्लान लिया था। तो मेरे सराउंड में सारे पुलिस वाले भाई थे ऑफिस में, तो उन्होंने बोला पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बहुत ट्रेंड में थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो मैंने अपनी सैलरी का मे बी 40% हिस्सा कटवा दिया, उसी में कटवाना शुरू कर दिया। और मैंने 4 साल अपनी बॉडी कितनी मतलब स्ट्रगल के साथ मेंटेन करने की कोशिश की है वो फेज से। और वो मेरा डिसीजन आज मुझे लगता है कि अगर मैंने शायद आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की कुछ वीडियोस उस टाइम पे अवेलेबल होती तो मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया होता। अब कितना कॉर्पस होगा मेरा, सोच के चलो कि 2013 में मैंने शुरू किया था 8,000 रुपए से, तो कितना कॉर्पस होना चाहिए। सरकारी स्कीम था तो वो सालाना 6-7% दे रहे होंगे, अगर बहुत अच्छा होगा तो। अब तक कितना कॉर्पस हो जाना चाहिए था अगर आम प्रोफाइल में मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता तो। कितना होना चाहिए? 2013 से 8,000 रुपए महीने का आप डाल रहे थे। हाँ, जोड़ना पड़ेगा वैसे, बताइए 2025 तक कितना होना चाहिए अंदाजन ऐसे कोई नंबर बोलूं? हाँ 10-20 लाख? नहीं सर, अगर म्यूचुअल फंड में डाले होते तो मेरे ख्याल से 80 लाख होते। हाँ, उसमें अभी 12 लाख हुए हैं। 8,000 रुपए महीना 12 लाख रुपए हुए हैं, और 2013 लेकिन आप ये देखिए ना कि लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए। हाँ ठीक है, लेकिन उस टाइम पे सैलरी कितनी थी और कितने में से कितना रेशो फाइनेंस फ्रीडम के लिए यूज कर रहा था कि बच्चों को दिक्कत ना हो। ये गलती ऐसे बहुत सारे लोग करते होंगे। नहीं, हम ना क्या होता है ना, सिक्योरिटी में मर जाते हैं कि यार सिक्योर है, ये प्लान ले लो, तो वो गलतियां। तो उस समय पे जो बॉडी बना, पता कैसे हम बात करते हैं यार डाइट के पैसे कैसे करें, तो मैं वाइफ से बोलता यार 4 महीने हो गए, एक प्रोटीन का डब्बा ले लूं, फाइनेंस थोड़ा हिल जाएगा, कैसे सेव करें। तब थोड़ा थोड़ा पैसे निकाल के ऐसे एक डब्बा लिया है सर। तो फाइनेंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर अभी काम कर रहे हैं। लाइफ बहुत छोटी है फिटनेस इन्फ्लुएंसर की, अगर आपने कोई गलती कर दी, अपने ऊपर कोई बर्डन ले लिया, शौक पाल लिया, EMI बांध ली। मैंने तो सेविंग करी है ये, जब मेरे को परेशानी हुई है। और अगर आपने कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट्स या कुछ ऐसी चीजें या शौक या कुछ कर लिया, तब आपका फेस तो ये चला जाएगा इन्फ्लुएंसर वाला, ऊपर से जो आपने खर्चे पाले हैं वो आपको डिप्रेशन दे जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम से मुझे लगता है पहले मेंटल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। आप माइंड से अगर फ्री नहीं है ना, कर्जों में या EMI में बंधे हुए हैं, तो आदमी फिर बड़ा सोच ही नहीं पाता, वो फंसा हुआ रहता है। वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं सर इस ट्रैप से। मैंने बहुत मेहनत की है इससे निकलने के लिए कि मैं EMI फ्री रहूं। तो ये सब फिटनेस में भी स्पेशली मैं बताया ना कि जैसे बहुत कम पीरियड होता है फिटनेस इन्फ्लुएंसर का, और वो उस समय को किस तरीके से वो भुनाता है या किस तरीके से वो काम करता है, क्या साथ में चीजें जोड़ता है, वो बहुत जरूरी है। तो ये हर एक को सीखना चाहिए, स्पेशली मैं तो इन्फ्लुएंसर की बात करूँ तो फिटनेस वाले इन्फ्लुएंसर। आज कहाँ इन्वेस्ट करते हो आप? एक तो म्यूचुअल फंड ऐसा मैं नहीं करता सर, मेरी वाइफ करती है क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। अच्छा म्यूचुअल फंड भी करते हैं और एसेट्स में भी करते हैं और 2-4 चीजें जैसे और भी करते हैं। लेकिन ये सब आपने बताया कि रिसेंटली ही शुरू हुआ है, नहीं पहले पता भी नहीं था। नहीं, ये म्यूचुअल फंड तो पता तो था, 2-4 साल पहले से भी पता था। लेकिन कोविड के बाद में सिचुएशन अलग हुई तो मैंने कुछ चीजों में और चीजों में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड में नहीं किया, तो जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह में किया है, लैंड में किया है। तो मुझे बड़ा शौक है ना जमीन का, तो मेरी फैमिली मतलब रूरल गांव में जमीन का या वैसे भी कहीं भी जहाँ पे डेवलप हो रहा है तो उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, गाड़ियों में नहीं किया। ये अच्छा है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और बताइए दो आप, अभी अपने स्टोरी की बात करी कि आप फॉर्च्यूनर लेने वाले हो, डिफेंडर लेने वाले हो, तो बहुत सारे लोगों ने वोटिंग करी कि डिफेंडर ले लो। हाँ, इसके बारे में आपने कुछ सीख दी थी आजकल के युवाओं के बारे में, एक बार वो शेयर करो। मैं सर जैसे सीखने का बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो आजकल मुझे जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जो रिकमेंड करते हैं आप जैसे लोग, तो वो बहुत पढ़ी है मैंने 2022 के बाद। तो कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग सीखी है, कर रहा हूँ, थोड़ी सी सीख रहा हूँ। तो मैंने ना ऐसे ही मेरे जिम के नीचे एक वो है टोयोटा का शोरूम, तो वहाँ पे गया और मैं वैसे ही मेरे बच्चे लेके, मुझे मेरी जो बेटी है वो चुलबुली है तो मस्ती करती रहती है, उसे सब पसंद करते हैं, तो उन्होंने बुला लिया शोरूम में। तो गाड़ी के वहाँ खड़े थे, तो मेरे को यार गाड़ी अच्छी लगी, मैं यार चल सोचता हूँ इसके बारे में क्या है।
तो मैंने एक ऐसे ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी कि फॉर्च्यूनर या डिफेंडर, और अमूमन 1.25 लाख 1.5 लाख लोग देखते हैं स्टोरी, लाख लोग देख लेते हैं, तो क्यूरियोसिटी किसी चीज में होती है, उस पर 2.5 लाख से ज्यादा व्यू, और 75% लोगों ने बोला कि आपको डिफेंडर लेनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। अब मैं वहां बैठा, कैलकुलेशन करी मैंने कि मैं अगर अपनी ये गाड़ी जो चला रहा हूँ, ये 3 साल हुए हैं इसको, अगर मैं ये दे दूं, इसके ऊपर मुझे लोन लेना पड़ेगा इसको देने के बाद, जिसकी EMI 60,000 रुपये बनेगी। ठीक है। और इसके ऊपर लोन से पहले मुझे डाउन पेमेंट भी करनी पड़ेगी 20 लाख की। 20 लाख भी चले जाएंगे, ये गाड़ी भी चली जाएगी, उसके बाद में 60,000 रुपये से ऊपर की EMI बनेगी, और गाड़ी की गाड़ी रहेगी, कोई ऐसा उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज नहीं आएगा। तो वो उसकी बजाय मेरे फादर का फोन आता है कि भाई मेरा भी मन करता है कभी कभी चीजें ऐड कर लूं कि लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो लैंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब स्टोरी में लोगों से आपने जवाब ले लिया, लेकिन पैसे उठा करके डाल दिए लैंड में। मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने बच्चे हैं जो इस ट्रैप में जा रहे हैं, और वो 75% डिफेंडर में जा रहे थे, और बाकी के 35% जो बच्चे हैं वो फॉर्च्यूनर में जा रहे थे। ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी ले आओ तो घर में गाड़ी रह जाएगी, पैसे तो चले गए। गाड़ी भी देखो, आप नीड और वांट्स तो आजकल सब बच्चे को सिखाया जा रहा है स्कूलों में भी। अब ये मुझे तय करना है कि मुझे ये अपने लिए चाहिए या मुझे आपके लिए चाहिए। अगर ये मुझे मेरे लिए चाहिए तो मेरी गाड़ी में कोई कमी नहीं है अभी, और मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे बच्चे देख रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे हवाबाजी करते हुए देखेंगे तो क्या सीखेंगे मेरे से। और वैल्यू भी उन्हें होनी चाहिए चीजों की, क्योंकि अर्न करना बहुत मुश्किल है। तो आज तो ले लूंगा अगर पैसे हैं, लेने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन डेप्रिसिएशन का एसेट है, बच्चों पे क्या एग्जांपल जाएगा। तो वो भी बहुत एजुकेशन के लिए, माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है ना। उसकी बजाय मैंने एक छोटी गाड़ी अभी 3 दिन पहले अपने पिताजी को गिफ्ट किया, क्योंकि उनकी गाड़ी पुरानी हो गई थी। ओके। हाँ, तो उन्होंने 2018 में अपनी कमाई से ली थी, तो मैं इस काबिल हो सका तो मैंने एज ए गिफ्ट उनको प्रेफर करना सही समझा। अब उससे कम अमाउंट में 2 गाड़ियां हो गई, EMI भी नहीं बनी, सारा काम भी, और एक मेंटल जो स्ट्रेस नहीं आया, मेंटल जो फ्रीडम है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जो खुशी मिली वो अलग। तो ये चीजें मैं मतलब सीख तो बहुत पहले गया, क्योंकि खुद से अर्न करना सीखा है। तो ये चीजें जितने भी मेरे दोस्त हैं या हम फिटनेस वाली कैटेगरी में लोग हैं, सबको कोशिश करता हूँ कि तुम बचो भाई इस ट्रैप से। यंग कॉप, बॉडी बिल्डर कॉप। ठीक है। आप कुछ रैपिड फायर टाइप सवाल हैं जो आपको एक लाइन में जवाब देना है। वे प्रोटीन या सत्तू, क्या प्रेफर करोगे आप? अगर पैसे हों तो वे प्रोटीन, अगर पैसे नहीं है तो सत्तू। सत्तू से बॉडी बनाई जा सकती है? देखिए सर, अगर रैपिड नहीं होगा फिर मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा इसको। हाँ बताओ डिटेल में। मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या करूँगा, फ्लाइट की टिकट बुक करूँगा। हाँ। मेरे पास पैसे कम है तो मैं ट्रेन में जाऊंगा, उससे भी कम है तो बस में जाऊंगा या किसी से लिफ्ट ले लूंगा। सेम गोल है हमारे फिटनेस के। अगर मेरे पास पैसे हैं और मुझे गोल जल्दी अचीव करना है, अच्छा इनटेक करना है अपना प्रोटीन का, तो मैं वे प्रोटीन लूंगा। अगर मेरे पास पैसे कम है, प्रोटीन थोड़ा मिल जाएगा, तो मैं सत्तू पे चला जाऊंगा। ओके। मतलब रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है सत्तू से भी? पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हो जाएगी ना से, तो कुछ अच्छा है। ठीक है, समय लगेगा। समय लगेगा। ठीक है। प्री वर्कआउट के लिए सप्लीमेंट जरूरी है या नेचुरल फ्रूट से काम चल सकता है? अब यहाँ पे भी थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, मैं बताता हूँ। मेरा जैसा एक्सपीरियंस है पुलिस में रह के, जॉब बहुत हेक्टिक होती है, तो गोल को पूरा करने के लिए वर्कआउट करना जरूरी है। अब 12 घंटे की जॉब के बाद 4 घंटे का ट्रैवल आना जाना, तो आदमी की ड्रेन हो जाता है। तो मैं अपने आप को पुश करने के लिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज करता है, तो मेरे केस में तो मुझे बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। अगर लेकिन इसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यंग हैं और आप थकान नहीं महसूस होती है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कॉफी पी के भी काम चला सकते हो। कॉफी पी के, ब्लैक कॉफी। ठीक है। क्या बिना सप्लीमेंट के आप जैसी बॉडी बन सकती है? मेरे जैसी नहीं, लेकिन बॉडी बन सकती है। सप्लीमेंट लेकिन चाहिए आपके ऐसे बनाने के लिए? हाँ, क्योंकि गोल पूरा नहीं होगा नेचुरल फूड से तो ना। ठीक है। क्या वेजिटेरियंस आप जैसी बॉडी बना सकते हैं? मेरे से भी बड़ी है सर वेजिटेरियन में, तो है इंडिया के हैं ऐसे कई लोग जो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी हैं वेजिटेरियन में। तो ये जरूरी नहीं है कि नॉनवेज ही खाना पड़ेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। चीट मील कितनी बार करते हो आप महीने में? मैं अगर अपनी बात करूँ तो हर रात का खाना मैं अपनी वाइफ का बनाया हुआ खाता हूँ, तो मेरे नज़र में तो वही चीट मील है। पर कैलोरीज मेरी ऊपर नहीं होती है, तो मैं तो डेली करता हूँ। तो उसमें क्या होता है खाने में? घर की बनी हुई सब्जी, रोटी, दही, सलाद। अच्छा।
नहीं, चीट मील तो बाहर की बात नहीं, बाहर की तो मैं पिज्जा बर्गर जैसी वो तो सर 3-4 महीने में अगर बच्चे कभी बोले तो। ठीक है। पिज्जा तो मैंने सबसे पहली बार रोडीज के बाद आया, तो नेहा धूपिया जी हैं एक्टर, तो उन्होंने पार्टी दी थी लीला होटल में, मतलब बुलाया हुआ था ऐसी, तो उन्होंने ऑर्डर किया था, इतनी बड़ी थाली आई, मैं कह रहा ये क्या है, ये पिज्जा है, तब पहली बार एक स्लाइस खाया था पिज्जा का। तो आप जैसे बॉडी बिल्डर रोज जिम जाते हैं या आपको भी कभी मन करता है कि यार आज मन नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं? सर जिम ना जाओ तो डिप्रेसिंग लगता है कि कुछ अधूरापन है। मतलब आप रोज जाते हैं? रोज। कभी मन नहीं होता नहीं जाने का? नहीं, ऐसा नहीं होता कभी नहीं ना। अगर आप जाओगे एक बार तो शायद कभी छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है। 3 चीजें जो फेक और रियल फिटनेस इन्फ्लुएंसर को अलग करती हैं। रियल और फेक फिटनेस इन्फ्लुएंसर को अलग करती है। सर सबसे पहला तो यही है कि 90% से ज्यादा लोग वो चीज कंज्यूम नहीं करते हैं जो बेच रहे होते हैं। ठीक है। सबसे पहला यही है कि अगर आप रियल इन्फ्लुएंसर है तो आपके घर में भी वो चीजें यूज हो रही हैं, तभी आप उसको प्रमोट कर रहे हो, या तो आप जो चीजें नहीं करते हो तो वो आप पब्लिक को भी मना करोगे। ठीक है। ये पहचान है, मतलब 90% केसेस में उल्टा है। और कुछ? और सर लाइफ जर्नी कितनी बड़ी है उससे भी पता चल जाता है कि आप पर्दे के पीछे कैसे हो, पर्दे के सामने कैसे हो। ये सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को समझ में आ जाती है टाइम के साथ। ठीक है। कोई ऐसी चीज जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर करते हैं बट वो अपनी फैमिली तक को भी वो बात नहीं बता सकते? अगर बच्चे हैं और वो स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो वो अपनी फैमिली को तो नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, बताना भी नहीं चाहिए। ठीक है। या तो अगर आप इस फील्ड में आगे हो तो डॉक्टर की सलाह ले लो। माँ बाप के लिए तुम्हारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पैनिक करेंगे। 3 बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया, नाम लेके बताओ। नाम लेके बताना पड़ेगा। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो भाई सर गुरुमान, ठीक है, जिन्होंने मतलब बहुत वैल्यू ऐड की है लोगों की लाइफ में। दूसरे पे मैं पसंद करता हूँ सर यतिंद्र भाई को, यतिंद्र सिंह है। और तीसरे पे इन्फ्लुएंसर तो मेरी पसंद में तो शायद मैं खुद को ही करूँ। ठीक है। आपके अलावा अगर किसी का नाम लेना, अगर मेरे अलावा किसी का नाम लेना है तो अच्छे काम करने वाले सर बहुत है, वो पता नहीं कौन नाराज हो जाए। अच्छा, ये तो सीनियर है। ठीक है। 3 कोई नाम लेना चाहोगे वर्स्ट जो आप जिनको फिटनेस इन्फ्लुएंसर मानते मैं सर वैसे बता दूंगा जो फिटनेस एडवाइस है जो नहीं लेनी चाहिए। हाँ। अगर कोई कम एज में रिप्ड बच्चा है ना, तो उसकी एडवाइस मत लो, वो गड़बड़ काम करके आया है। जो एज में ज्यादा है और जिसने अपनी लाइफ में एक टाइम दिया है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने बॉडी बनाई है और वो सालों मेंटेन की है ना, तो आप क्लासिफाइड डॉक्टर के जितना ही जानते हो बॉडी को, क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ी नहीं है, आपने वो एक्सपीरियंस की है। बहुत सारे डॉक्टर्स को ये मैं ना बहुत सारे डॉक्टर को ट्रेन करता हूँ जिन्होंने ये स्टडी नहीं की है। ओके, ठीक है। तो नाम नहीं लेना चाहोगे जिनको आप नाम नहीं सर, पता यही है कि नॉर्मल चीज है कि पहला तो ये हो गया भाई बच्चों की एडवाइस मत लो। ठीक है। बच्चे ही अगर बच्चों की एडवाइस लेंगे तो वो कैसे आगे? ये बच्चों की एज क्या, मतलब 16 से 24 साल का बच्चा, हाँ एजुकेटेड हो सकता है कोई, लेकिन अगर वो बहुत रिप्ड है ना तो मतलब समय दो ताकि वो भी ग्रो कर सके और आप भी सीख। एक बच्चे का रील तो मैंने देखा है, नाम नहीं जानता मैं उसका, चश्मा पहनता है, वो बड़ा रिप्ड है, बड़ी सॉलिड बॉडी है, लेकिन फेस उसका बड़ा बच्चा वाला है। मैं नाम नहीं जानता। ऐसे तो सर बहुत हो गए ना, तो बॉडी उन जैसों की सलाह नहीं लेनी। मतलब बच्चे जो हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उन्की बॉडी बनी हुई है तो जरूरी नहीं ना वो जो चीज उन्होंने अप्लाई की अपनी बॉडी पे आपके भी काम करेगी। एक जो टीचर की तरह से जिसने, मतलब यतिंद्र भैया का नाम लिया मैंने, उन्होंने सालों दिए हैं ना अपनी इस लाइन को, बॉडी को, और गुरुमान ने सालों दिए हैं, गुरुमान जी ने, तो उनकी अगर एडवाइस है तो आप एक बार वो सोचो। लेकिन उल्टा हो रहा है, उनकी वीडियोस पे व्यू नहीं मिलेंगे, उस बच्चे की वीडियोस पे ज्यादा व्यू मिलेंगे। इंडस्ट्री में सबसे अच्छा चेस्ट किसका लगता है आपको? नहीं, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्या किसके बारे में अच्छा बोला जाए, किसके बारे में खराब? आपका छोड़ के, मेरा छोड़ के। अब चेस्ट तो मैंने ऐसे किसी का जज नहीं किया है। अरे सारे तो खोल खोल के दिखाते ही हैं अपना, मेरी बॉडी देखो, एब्स देखो। चेस्ट किसका अच्छा है? नहीं सर, ऐसे ध्यान नहीं किसका, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, बहुत एक से एक है। किसी का बाइसेप्स बड़ा नोटिस करता है? बाइसेप्स तो मेरा भी बहुत अच्छा है। हाँ, आपको तो है ही। और आपके अलावा? मेरे अलावा इंडिया में अगर मैं बाइसेप्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब मेरा मित्र है कपिल, उसके साथ, तो उसका बाइसेप्स बहुत अच्छा है। ओके। सबसे अच्छे शोल्डर? ये तो सर कैटेगरी बहुत अलग है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। किसी के एप्स बहुत सही हैं। एप्स सर, राजा एक लड़का है, एथलीट है प्रो, उसके मुझे एप्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। ओवरऑल पूरी बॉडी सबसे अच्छी किसकी लगती है आपको?
फिटनेस इन्फ्लुएंसर में? इन्फ्लुएंसर में हम्म। अगर देखा जाए तो गुरुमान की बहुत सालों से एक जैसी फिजिक है ना? ठीक है। जिम या योगा? मैं जिम ज्यादा जाता हूँ तो जिम प्लस योगा कर देता हूँ। योगा भी करते योगा हैं? भी जरूरी है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारे सारे सवाल हो गए खत्म, लेकिन मजा आया आपसे बात करके थैंक यू सर। रूबल धनखड़ साहब, और उम्मीद करता हूँ अगर आपके बारे में हमें सवाल और मिलते हैं, आपके लिए क्यूरियोसिटी और ज़्यादा लोगों में होती है, ये रह गया वो रह गया, तो मैं आपको दोबारा इनवाइट करना चाहूँगा। श्योर सर, श्योर। चलेगा? बिल्कुल सर। थैंक यू सर।